तो इस स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर जॉबिन के कॉलेज का लेक्चर खत्म हो गया था। वहीं पर जॉबिन कॉलेज के अंदर बैठकर बड़े आराम से गेम खेल रहा होता है और वहीं पर लिजियन टेबल पर सर रख के लेटा हुआ था। तो ये देखकर जॉबिन उससे पूछता है, क्या तुमने दूसरी क्लासेस के लिए साइन नहीं किया था, तो आखिर तुम क्यों नहीं जा रहे? लेकिन लिजियन काफी उदास होता है और जॉबिन से कहता है, अब क्लब को बनाने के लिए हम लोगों को एप्लीकेशन देने की तारीख बस कल ही का है और हमने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं किया है क्योंकि हमारे पास अभी भी मेंबर कम है और सभी के सभी फ्रेशमैन चारों तरफ डिवाइड हो गए हैं और अभी हम लोग न्यू फ्रेशमैन हैं और जैसे उन लोगों को ये पता चलेगा कि तो वो हमारे क्लब को तुरंत ही रिजेक्ट कर देंगे। पर वो लोग इस चीज को नहीं समझते, भले हम लोग 4 क्यों ना हो, भी हमारे पास ऐसे कई सारे रूम हैं जिसके अंदर डेवलपमेंट और ग्रोथ फ्यूचर में होना जरूरी है। तो जॉबिन उससे कहता है, स्टोरेज पहले ही बहुत बार इस्तेमाल की जा चुकी है, इसलिए आखिर ऐसा कौन सा फ्रेशमैन होगा जो कि हमारे क्लब को ज्वाइन करने की हिम्मत करेगा। तो ये बात सुनकर लिजियन का और भी दिमाग खराब होने लगता है और वो टेबल पर सर पटकते हुए कहता है, हे भगवान, प्लीज मुझे एक ऐसा इंसान दे दो जिसने अभी तक किसी भी क्लब को ज्वाइन ना किया हो, अब मेरे लिए कोई भी चलेगा। तो लिजियन कितना परेशान होता हुआ देखकर जॉबिन अपना सिर खजवाते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें कोई भी इंसान चलेगा, तो मेरे दिमाग में एक इंसान का नाम आ रहा है। जॉबिन यहाँ पर गुडियन की बात कर रहा था और गुडियन का नाम सुनकर लिजियन हैरान होते हुए कहता है, आखिर वही क्यों? तो जॉबिन उसे आगे बताता है, क्योंकि वो बुरी चीज के लिए काफी ज्यादा फेमस है, इसलिए मुझे यकीन है किसी भी क्लब ने अभी तक गुडियन को इनवाइट नहीं किया होगा। तो लिजियन इसकी बात सुनते हुए कहता है, हाँ तुम तो सही कह रहे हो, लेकिन गुडियन ने मेरी सिस्टर के साथ पहले दिक्कत खड़ी करी थी और अभी तक तुम दोनों की फाइट भी सेटल नहीं हुई है, तो क्या सचमुच इसके लिए तुम सीरियस हो? तो जॉबिन उससे कहता है, हाँ बिल्कुल। जॉबिन पिछली फाइट के बारे में आगे बताता है क्योंकि वो अरीना की बेट थी और हम दोनों के साइड से एग्री हुए थे फाइट के लिए और वहाँ पर गुडियन ने हार मान ली थी क्योंकि वो अपनी बात पर टिका रहा, इसलिए मुझे लगता है कि उसका कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छा है और उसके साथ कई बार मिलने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो एक जेंटल और काइंड इंसान है। लिजियन इसकी बात सुनकर घबराते हुए कहता है, क्या जेंटल और काइंड इंसान? क्या तुम सच में गुडियन के बारे में बात कर रहे हो? तो जॉबिन उससे कहता है, अभी तो हमारे पास इसके अलावा कोई और तो नाम नहीं है। तो लिजियन थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, हाँ अगर तुम कहते हो तो सही होगा, वैसे भी अब हमारे पास कोई और भी चॉइस नहीं है, तो ठीक है, तो चलो अब मैं इसके बारे में पता लगाता हूँ कि आखिर अभी गुडियन कहाँ पर होगा। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर लिजियन ने पता लगा लिया था कि वो बुद्धा सिटी के अंदर कल्टीवेट कर रहा था, तो इसलिए जॉबिन और लिजियन ड्रैगन गेट बुद्धा सिटी डंजन के अंदर आते हैं और यहाँ पर जो बुद्धा के स्टैचू हैं और वो गोल्डन स्टैचू और ये इसे गार्ड करते हैं और जॉबिन और लिजियन भी वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर लिजियन उन गोल्डन गार्ड स्टैचू को देखते हुए कहता है, ये सभी गोल्डन स्टैचू गार्ड लेजेंडरी रैंक पर हैं, इनका डिफेंस सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने पता किया है कि गुडियन यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करने के लिए आया है और साथ ही वो आगे बढ़ते हुए जॉबिन को भी बताता है कि ये गोल्डन वॉरियर बहुत ही ज्यादा स्लो मूव करते हैं, इसलिए हम लोगों को इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। और फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉबिन और लिजियन गुडियन को ढूंढने के बाद भी अभी तक गुडियन नहीं मिलता है। तो ये देख कर लिजियन जॉबिन से पूछता है, क्या तुमने उस जगह पर भी देखा था, क्या गुडियन वहाँ पर है? तो उसकी बात सुनकर जॉबिन कहता है, वहाँ पर नहीं है। तो ये बात सुनकर लिजियन गुस्से में बुद्धा के स्टैचू के ऊपर टेक लगाते हुए कहता है, आखिर वो गुडियन का बच्चा कहाँ चला गया? हम लोग उसे इतनी देर से ढूंढ रहे हैं पर वो हम लोगों को अभी तक नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर लिजियन ने जो स्टैचू के ऊपर टेका लगाया था जिसकी वजह से वो स्टैचू थोड़ा सा क्रैक होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो गोल्डन स्टैचू खड़े हुए थे उनकी आंख चमकने लगती है और वो अपने बजर मोड में चले जाते हैं और वो उसके पीछे अचानक से आकर लिजियन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन सही समय पर लिजियन उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जहाँ पर लिजियन भी अटैक देखकर हैरान हो जाता है और लिजियन उस अटैक को डॉज करते हुए कहता है, आखिर ये लोग हमारे ऊपर ऐसा अटैक क्यों कर रहे हैं? तो जॉबिन उसे डेमो दिखाते हुए कहता है, शायद हम लोगों ने बुद्धा के स्टैचू को टच किया है जिसकी वजह से ये लोग अपने बजक मोड में चले गए हैं। तो ये बात सुनकर लिजियन जॉबिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, अगर ऐसा था तो उसको टच करने की क्या जरूरत थी, तुम मुझे भी तो बता सकता था। और उस बुद्धा को छूने की वजह से बहुत सारे गोल्डन स्टैचू बजक मोड में आ जाते हैं जो लिजियन और जॉबिन के पास बढ़ने लगते हैं। तो ये देख कर लिजियन और जॉबिन दोनों ही अपने अटैक पावर को चालू कर देते हैं और लिजियन ये देखते हुए कहता है, अब हम लोगों को यहाँ से भागना होगा या यहाँ पे लड़ना होगा। और वहीं पर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर लिजियन ने एक गोल्डन स्टैचू के ऊपर अटैक कर दिया था, दोनों का पंच आपस में टकराता है और वहीं पर जॉबिन को देखते हैं जहाँ पर जॉबिन एक गोलम स्टैचू से बच रहा था और फिर अपने डिवाइन मैडिफिस का इस्तेमाल करते हुए सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर पीछे की तरफ गिर जाता है। और वहीं पर हमें सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे गोल्डन स्टैचू जॉबिन और लिजियन की तरफ भागते हुए आ रहे थे। तो ये देखकर जॉबिन अपने मन में सोच रहा होता है, अब हम लोग लगता है बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, जहाँ पर सभी गोल्डन स्टैचू
एक घेरा बनाकर ली जियान को बहुत ही बुरी तरह से कूटने लग जाते हैं। तो ये देख कर जॉबिन कहता है, ये देखकर लग रहा है कि गोल्डन स्टैचू को ली जियान ने काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, जिसकी वजह से ये गोल्डन स्टैचू ली जियान को एक गैंग की तरह धुलाई कर रहे हैं। जहाँ पर जॉबिन ली जियान को देखते हुए सोचता है, अच्छा हुआ इसके पास प्रोविडेंस गॉड इमोर्टल बॉडी है, जिससे इसका चोट तुरंत ही हील हो जाएगा। वहीं पर फिर हम ली जियान को देखते हैं जहाँ पर गोल्डन स्टैचू ने एक और मुक्का मारा था, जिसकी वजह से वो पीछे जाकर गिरने लगता है। तो ये देखकर जॉबिन उसे बचाते हुए कहता है, पकड़ लिया मैंने। वहाँ पर ली जियान उन सभी को गाली देते हुए कहता है, साले कमीने लोग एक एक अटैक नहीं कर रहे थे, सब लोग साथ में मिलकर अटैक कर रहे थे, बहुत बुरा मारे मम्मी रे। वहीं पर जॉबिन के ऊपर अटैक करने के लिए दोनों गोल्डन स्टैचू अटैक और फिर वो गोल्डन स्टैचू अपने पंच का इस्तेमाल करते हुए दोनों को ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जॉबिन उनके अटैक को बचते हुए अपने ड्रैगन गेट स्पार टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ चला जाता है और सीधे जाकर बुद्धा के सर के ऊपर लैंड करता है। और वहीं पर ली जियान उन सभी गोलम को देखते हुए कहता है, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो शांत हो रहे हैं। और वहीं पर जॉबिन ली जियान को लेकर अपनी गोदी में खड़ा हुआ होता है। तो ये देखकर ली जियान जॉबिन से कहता है, अब तुम मुझे नीचे उतार सकते हो, मैं मानता हूँ मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन जहाँ पर वो अपना पैर बुद्धा के ऊपर जैसे ही रखता है या उसे टच करता है, तो ये देखकर सभी गोल्डन स्टैचू फिर से बजक मोड में आ जाते हैं और वो लोग हवा में भी उड़ने लग जाते हैं। तो ये देखकर ली जियान घबराते हुए कहता है, मम्मी रे वो यहाँ पर आ रहे हैं। और वो जॉबिन से पूछता है, आखिर तुम इसके ऊपर खड़े हो, फिर भी ये मॉन्स्टर नहीं बजक में आ रहे हैं, और जैसे ही मैं पैर नीचे रख रहा हूँ ये मॉन्स्टर बजक में आ जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो उसकी बात सुनकर जॉबिन अपने मन में स्माइल करते हुए कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं असंख्य बुद्धा गुफा में हूँ और मैं एक बुद्धिस्ट हूँ, जहाँ उसने अपनी एसएस एनर्जी आर्ट को स्विच कर लिया था और उसने ऑल प्रजा परात्मिया सूत्रा को एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन तभी जॉबिन की नजर गुडियन पर पड़ जाती है, जहाँ पर गुडियन जॉबिन को देख रहा था। जहाँ पर गुडियन जॉबिन को चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग बुद्धा स्टैचू के पीछे जल्दी से चले जाओ, वहाँ पर एक छुपने का रास्ता है। जिसके बाद वो तीनों ही भागते हुए सीधे बुद्धा स्टैचू के पीछे के अंदर छुप जाते हैं, जहाँ पर वो गोल्डन वॉरियर भागते हुए उन लोगों का पीछा करते हैं, लेकिन वो जगह बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, जिसकी वजह से वो लोग अंदर नहीं जा पाते। तो ये देख कर ली जियान गोल्डन स्टैचू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम सभी बेवकूफ कमीने अब यहाँ पर नहीं आ सकते, क्यों मैंने सही कहा ना? और वो सभी गोल्डन वॉरियर बहुत ही ज्यादा छोटी जगह होने की वजह से सभी लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। फिर गुडियन वो लोगों को अपनी सीक्रेट जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो रुका हुआ था। जिसके बाद गुडियन उन दोनों को बताता है, बाहर की सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि वो 1 घंटे में बिल्कुल एकदम शांत हो जाएंगे और उसके बाद तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जॉबिन आसपास देखते हुए कहता है, तो बुद्धा स्टैचू के पीछे एक छोटी सी केव है। लेकिन ली जियान सीधे पॉइंट पर आकर गुडियन से पूछता है, हम लोग यहाँ पर स्पेशली तुम्हें अपनी क्लब में ज्वाइन करने के लिए आए हैं, और उसे सारी बात बताते हुए कहता है, तो गुडियन हम लोग एक क्लब बना रहे हैं, तो क्या तुम उसमें ज्वाइन होना चाहोगे? तो गुडियन उसको मना करते हुए कहता है, मेरा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बात सुनकर ली जियान हंसते हुए उससे कहता है, तुम्हें हमें इतनी जल्दी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, इस क्लब से सभी को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और इससे हर सभी एक मेंबर्स को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? और साथ ही अपने में सोच रहा होता है, गुडियन मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम हर चीज पैसे के लिए करते हो, तो तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें रिक्रूट नहीं कर सकता। तो ली जियान की बात सुनकर गुडियन अपना मुंह खोलते हुए कहता है, तो ठीक है मैं इस क्लब में ज्वाइन होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे हर महीने का 1 लाख चाहिए। तो ये बात सुनकर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या 1 लाख? इतना ज्यादा भी लालची होना जरूरी नहीं है। तो उन दोनों की बात सुनकर जॉबिन आगे आते हुए बात को संभालते हुए कहता है, सीनियर गुडियन हमें एक इंसान की कमी है, तो इसलिए हम तुम्हें अपने क्लब में ज्वाइन करने के लिए आए हैं, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ तुम्हें किसी भी क्लब की एक्टिविटीज को पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताओ अब तुम्हें कितना चाहिए? तो ये बात सुनकर गुडियन भी बोलता है, तो ठीक है मुझे तब 10,000 दे देना। लिजियन भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर गुडियन और लिजियन के बीच में डील हो जाती है। और फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी गोल्डन स्टैचू फिर से अपनी अपनी जगह पे जाने लगते हैं और वो सभी मॉन्स्टर अपनी बजर मोड से शांत हो जाते हैं। तो गुडियन उन सभी को देखते हुए कहता है, तो ठीक है अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे अभी यहाँ पर कुछ काम है, उसके बाद मैं यहाँ से आ जाऊंगा। और फिर लिजियन और जॉबिन यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जॉबिन का ध्यान जाता है जहाँ पर गुडियन अपने बैग से कुछ निकाल रहा था, जहाँ पर जॉबिन उसे कुछ निकालते हुए देख लेता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो ग्रेट पॉकेट वॉच है और उस पॉकेट वॉच के ऊपर एक सिंबल बना था, जिसे देखकर जॉबिन अपने मन में सोचते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि ये मैंने वॉच पहले भी कहीं देखी है। लेकिन तभी जॉबिन को उसके बारे में याद आता है और वो कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, भले ही इसका साइज उससे काफी ज्यादा अलग है, पर जी युआन उस क्रिस्टल स्टोर के अंदर उस आदमी के पीछे जो पिक्चर
पिक्चर बनी हुई थी वो बिल्कुल इसी के जैसी थी। वो डियान जॉबिन को बताता है एक औरत और एक एंकर की पिक्चर। पिछले समय में कुछ रूमर्स हुआ करते थे, किसी भी नाव में किसी औरत को ले जाना बहुत ही ज्यादा अशगुन हुआ करता था और उसके बारे में ये भी कहा जाता था कि औरतें नाव के लिए तबाही लाया करती थी। किसी भी औरत को समुद्र में ले जाना एक बद्दुआ जैसा हुआ करता था, आई मीन कर्स। इसी वजह से किसी भी औरत के नाव पर कोई भी पिक्चर नहीं हुआ करती थी। तो जॉबिन उसके बारे में सुनते हुए कहता है क्या इत्तेफाक है, यानी इस पिक्चर के पीछे भी एक स्पेशल मीनिंग है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में एक फोटो देखते हैं जहाँ पर 5 लोगों ने अपनी फोटो खिंचवाई थी और उस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था कि ली जुयान ने अपने क्लब को पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर दिया था। और फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जॉबिन अपने घर में होता है और जॉबिन बड़े आराम से अपना गेम खेल रहा होता है और इस बार जॉबिन का सामना फिस्ट वाले डिमोनिक जनरल से होता है। लेकिन जैसे ही वो फिस्ट वाला डिमोनिक जनरल जॉबिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी जॉबिन अपने पेपर वर्ड वाले डिमोनिक जनरल को समन कर लेता है और उसे देखते हुए अपने मन में कहता है जैसा कि मुझे लगा था, फिस्ट वाले डिमोनिक जनरल के सभी अटैक पेपर वाले डिमोनिक जनरल के सामने सभी यूजलेस होंगे और अगर मैं रॉक पेपर रूल्स के हिसाब से इन सभी से निपटता हूँ तो इन तीनों डिमोनिक जनरल को हराना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होगा। और इस बार जॉबिन बड़ी आसानी से उसे हरा देता है और इसके बाद भी जॉबिन को इसका एक डिमोनिक जनरल का एग मिलता है, जिसे देखकर जॉबिन कहता है ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा लकी था। जॉबिन उस एग के एट्रीब्यूट को चेक करते हुए कहता है इस कंपेनियन बीस्ट के एग के एट्रीब्यूट उस पेपर वाले कंपेनियन बीस्ट के एग से मिलते जुलते हैं, लेकिन बस इन दोनों में इसके स्किल का ही डिफरेंस है। और साथ ही एक चीज के ऊपर फोकस करते हुए कहता है इन दोनों क्रिएचर के एट्रीब्यूट बिल्कुल सेम है क्योंकि वो दोनों ही एक ही टाइप के डिमोनिक क्रिएचर है। जिसके बाद जॉबिन दोनों कंपेनियन बीस्ट के फ्यूजन रेट को चेक करता है जो कि सक्सेस रेट 90% था। तो ये देखकर जॉबिन भी हैरान होते हुए कहता है क्या ये तो काफी ज्यादा कमाल का है। जिसके बाद जॉबिन उस एग को डिमोनिक जनरल पे फ्यूज करवा देता है, जिससे जॉबिन की डिमोनिक जनरल के पास फिश वाले डिमोनिक जनरल की भी एबिलिटी आ गई थी। तो ये देखकर जॉबिन हैरान होते हुए कहता है ये सच में बहुत ही ज्यादा शानदार है, अब मेरे डिमोनिक जनरल के पास फिस्ट और पेपर दोनों ही स्किल है, यानी ये लॉजिक काम करता है, यानी मैं तीनों डिमोनिक जनरल को मारकर तीनों को एक साथ फ्यूज कर सकता हूँ, जिससे मेरा ये डिमोनिक जनरल काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जॉबिन टाइगर केज के पास खड़ा हो जाता है और फिर सामने देखते हुए कहता है अब बस मुझे ये देखना है कि मैं इस एरो को रोक सकता हूँ और इसके अंदर जा पाता हूँ कि नहीं। अब जैसे ही जॉबिन उसके पास जाने लगता है तो उसके सामने से एक एरो आने लगता है, तो जॉबिन का डिमोनिक जनरल अपनी पूरी पावर लगाकर उस एरो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता। और जॉबिन भी अपने सामने एरो आते हुए अपनी शॉर्ट क्यू का इस्तेमाल करता है, लेकिन उस शॉर्ट क्यू की वजह से उस एरो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और जॉबिन उस एरो से मारा जाता है। जॉबिन उस सीन को देखते हुए कहता है जैसा कि मुझे लगा था, सभी डिमोनिक जनरल की पावर के साथ भी मैं उस एरो को नहीं रोक पाया। मेरे यहाँ पर 3 टाइप के स्किल के इस्तेमाल करने के बावजूद भी मैं उस टाइगर केज के उस एरो को नहीं रोक पाया। शायद ऐसा तो नहीं जैसा कि मैंने सोचा था, वो चीज गलत है। मैं यहाँ पर स्मॉल बुद्धा टेम्पल की तरह किसी स्पेशल आर्ट स्किल की तरह अंदर नहीं जा सकता। शायद अभी के लिए मुझे अब हार मान लेनी चाहिए। मेरा स्टायर क्यू स्लैश मेरी पूरी एसएस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी उस एरो को नहीं रोक पाया। तो मेरा गॉड फिश और एस पाम शायद वो दोनों स्किल इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। लेकिन तभी जॉबिन अपने एस पाम के बारे में कुछ याद करते हुए कहता है मेरा एस पाम मेरी एसएस एनर्जी को ऑब्टेन नहीं करता और वो मेरे स्केलेटन पाम और 1 इंच पाम के साथ फीस हो चुका है। यानी यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्किल है जो डायरेक्टली एसएस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब नहीं करते, लेकिन जब वो हायर स्किल में अपग्रेड हो जाते हैं तो उन्हें लोअर स्किल के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो मैं यहाँ पर इन तीनों डिमोनिक जनरल की पावर को मिलाकर तो शायद मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर इन तीनों की पावर एक दूसरे के साथ जरूर कनेक्टेड होगी। यहाँ पर 3 प्रकार के स्किल हैं जो कि तीनों अलग अलग डिमोनिक जनरल के पास हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटी जरूर होगी जिसके अलावा भी यहाँ पर एक हाई लेवल का स्किल जरूर हो सकता है। इन सब के बारे में सोचकर जॉबिन खुश होते हुए कहता है अगर यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटी है तो मुझे इसको ट्राई कर जरूर देखना होगा। मेरा एग्जाम शुरू होने में अभी 1 घंटा है, तो मुझे इस वीक का इस्तेमाल करते हुए तो मुझे इन तीनों डिमोनिक जनरल की एसएस एनर्जी को सीखने की कोशिश करनी होगी। और जॉबिन को ये भी पता था कि वहाँ पर मेरा बहुत ही ज्यादा खून वेस्ट होने वाला है, इसलिए वो अपनी ब्लड टी को तैयार करते हुए कहता है तो चलो अब इसके लिए तैयार कर लिया जाए। और फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जॉबिन अपने गेम को फोकस करना चालू कर देता है और इस बार जॉबिन खाते पीते सोते जागते साले हकते मुँहते पूरे समय बस गेम ही खेल रहा था। लेकिन इन सब से कोई भी फायदा नहीं होता, जिसकी वजह से जॉबिन को भी गुस्सा आने लगा था क्योंकि जॉबिन की भी हालत इसकी वजह से खराब हो रही थी। अब पूरा का पूरा हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है जहाँ पर जॉबिन की एग्जामिनेशन की डेट आ जाती है और वहीं पर कॉलेज में ली जुयान जॉबिन को कॉल करते हुए चिल्लाते हुए
हुए कहता है, अबे बेवकूफ तू कहाँ पे है, आज तो हमारा एग्जाम है। तो ये सुनकर भी ज़ावेन कहता है, क्या एग्जाम, ठीक है मैं वहाँ पर आता हूँ। और ज़ावेन अपने पेपर वाले डिमोनिक जनरल की पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है, मैंने इन सब को इकट्ठा करने में पूरा का पूरा हफ्ता लगा दिया, पर अगर यहाँ पर ज़ावलू होती तो उसे बड़ी आसानी से इन सब की एसएस एनर्जी स्किल मिल जाती, क्योंकि साला उसका लक तो जानते हो कितना खतरनाक है। लेकिन ज़ावेन को यहाँ पर पूरा हफ्ता मेहनत करने की वजह से तीनों डिमोनिक जनरल के एग मिल जाते हैं, जिसको वो अपने पेपर वाले डिमोनिक जनरल के साथ फ्यूज कर देता है, जिससे उसकी अपीयरेंस पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और अब ज़ावेन के पास 3 डिमोनिक जनरल की पावर आ जाती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर एग्जाम का हॉल का होता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट स्कूल के बाहर खड़े थे। ज़ावेन जैसे ही वहाँ पर आता है तो ली जुयान उससे कहता है, आगे तुम कहाँ पर चले गए थे, क्या तुम्हें जरा सा भी नर्वसनेस फील नहीं हो रही। तो ज़ावेन उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं जरूरत से ज्यादा ही सो गया था। और वहीं पर हमें स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसका नाम वीगो है। और वो प्रेसिडेंट ज़ावेन को खिड़की से देख रहा था, जहाँ पर उसे देखते हुए कहता है, तो इसी का नाम ज़ावेन है। जहाँ पर उसके पीछे उसकी असिस्टेंट भी खड़ी थी, तो उसकी बात सुनते हुए कहती है, हाँ प्रेसिडेंट, यही ज़ावेन है, इसने ही ब्लड बुद्धा लोटस को मारा था और इसने ही डिमोनिक जनरल को मारने में लोगों की मदद करी थी। ज़ावेन अभी अपने मोटल रैंक पर है और ये ली फैमिली के यंग मास्टर का दोस्त है, और इसके अलावा इसके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। वीगो उसे देखते हुए कहता है, क्या एक मोटर रैंक, ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है कि हमारे एग्जाम पूरी तरह से स्टैंड पर बेस्ड हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, एक मॉडल कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, और वो चाहे अपनी पूरी स्किल का भी इस्तेमाल करता है, तब भी ये केवल टॉप 100 में ही आ पाएगा। और फिर अपने असिस्टेंट से कहता है, इसका नाम भी इन्विटेशन लिस्ट में लिख दो। इसे स्टूडेंट काउंसिल को बुलाने के लिए इसके पास काफी लंबा समय है। लेकिन तभी वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सामने देखता है जहाँ पर आजिन उन दोनों के पास खड़ी होती है। तो ये देखकर वीगो कहता है, ये तो जीनस आजिन है, आखिर ये वहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद वहाँ पर वेंगलू आती है, वो देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, ये तो वेंगलू है। फिर अगले सीन में वहाँ पर क्यूआन आता है, जो कि ज़ावेन को बो करते हुए कहता है, कोच आपका स्वागत है। लिजियन भी ये सीन देखकर हैरान होता है और वो ज़ावेन से पूछता है, आखिर तुम इतने ज्यादा लोगों को कैसे जानते हो। और वहीं पर एक और स्टूडेंट होता है, जो जैसे ही वीगो को देखता है तो स्कूल काउंसिल का प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जल्दी से नीचे चुप जाता है, और साथ ही अपने में सोच रहा था, आखिर ये हान जी वहाँ पर क्या कर रहा है, आखिर ये बास्टर ज़ावेन इतने सारे लोगों को कैसे जानता है। लेकिन उसकी असिस्टेंट नीचे देखते हुए कहती है, क्या ये सीनियर हान जी है, जो हमेशा प्रेसिडेंट के साथ अजीब सा व्यवहार करते हैं। लेकिन वीगो अपनी असिस्टेंट के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने तो कहा था इसका बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा बेकार है, तो आखिर ये इतने ज्यादा लोगों को कैसे जानता है। तो असिस्टेंट भी घबराते हुए कहती है, लेकिन ज़ावेन के प्रोफाइल में अभी भी लिखा हुआ है, ये तो बहुत ही सिंपल इंसान है और ये ज्यादा लोगों को नहीं जानता। तो वीगो ये सब देखकर अपने मन में प्लान बनाते हुए कहता है, यहाँ पर ज़ावेन के कनेक्शन सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। अगर हम लोग ज़ावेन को स्कूल काउंसिल में ज्वाइन करवा देते हैं तो हम लोग उसके कनेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम लोग वेंगलू और आजिन के अलावा भी कई सारे लोगों के साथ मिल सकते हैं। इसलिए वो अपनी सेक्रेटरी से बोलता है, इन सब से चुप कर ज़ावेन के ऊपर नजर रखो और ये देखो कि आखिर ज़ावेन का रियल बैकग्राउंड क्या है। और हाँ, इस चीज के बारे में याद रखना, आज के एग्जाम के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तो इसलिए उसे अच्छे से ले जाना। तो उसकी बात सुनकर वो असिस्टेंट हाँ में सर हिला देती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन होता है, जहाँ पर सभी लोगों को कॉल्ड्रॉन लेके जाना होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ही उसे हिला ही पाते हैं और कुछ तो उसे हिला भी नहीं पाते। लेकिन जैसे ज़ावेन का टर्न आता है तो वो उसे एक ही हाथ से उठा लेता है और वो कहता है, ये कॉल्ड्रॉन तो सच में बहुत ही ज्यादा हल्का है। जिसके बाद उनके और भी ज्यादा एग्जाम होते हैं, जहाँ पर ज़ावलू बड़े ही आसानी से पेपर से बने हुए ब्रिज से क्रॉस हो जाती है और हुआन जी उबलते हुए तेल के अंदर से चीजें निकाल लेता है और आन जिन एनर्जी से बने हुए तालाब को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेती है। उन सभी के एग्जाम होते होते शाम हो जाती है, जिसके बाद उन सभी का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। टॉप 10 की लिस्ट अनाउंस होते ही सभी लोग उसे देखने लगते हैं, जहाँ पर ली जुयान ये देखते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, फर्स्ट पे वही मॉन्स्टर है जिसने फुल स्कोर किया है। ये देखकर ऐसा लगता है जो भी बाकी बचे हुए हैं उनके सभी एग्जाम रिजल्ट कल अनाउंस होंगे। जहाँ पर ली जुयान टॉप 10 की लिस्ट को देखते हुए वहाँ पर नोटिस करता है, वहाँ पर ज़ावेन का भी नाम लिखा था। ये देखकर वो बहुत ही हैरान होता है और वो कहता है, ज़ावेन आखिर तुम टॉप 10 की लिस्ट में क्या कर रहे हो। आजिन और बाकी लोग भी ये देखकर हैरान होते हैं, जहाँ पर वो आपस में बातें करते हुए कहते हैं, क्या ये वही ज़ावेन है जिसकी हम लोगों ने पहले वीडियो देखी थी, क्या वो मॉडल रैंक पर नहीं है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। क्यूआन भी ये देखकर कहता है, जैसा कि मैंने अपने कोच से एक्सपेक्ट किया था। और ज़ावलू भी ये देखकर काफी इंप्रेस होती है और वहीं पर टीचर फैंग भी ज़ावेन का नाम देखकर हैरान होती है और वो कहती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक मॉडल जो टॉप 10 की रैंकिंग में आ जाए। ज़ावेन सच में
एक पियरलेस जीनियस है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों बांगड़ू साथ में बैठे थे। वहीं पर लिजियान ज़ाबेन के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है इन सब का कोई भी लॉजिक नहीं बनता, तुमने इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेरा इमॉर्टल गॉड प्रोविडेंस तुम्हारी स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा अच्छा है, पर आखिर उसके बाद भी तुमने स्टोन कॉल्ड्रन को उठाकर मुझसे ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हो। लेकिन ज़ाबेन इस चीज पर ध्यान नहीं देता, जहाँ पर वो अपना गेम खेलते हुए कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता। साथ ही वो अपने मन में कह रहा होता है केवल कॉल्ड्रन ही नहीं बाकी सारी चीजों में तुम मुझसे काफी कमजोर रहे। ज़ाबेन और लिजियान वहीं पर आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वीगो आ जाता है जो ज़ाबेन को देखते हुए कहता है तो तुम्हारा ही नाम ज़ाबेन है। तो ज़ाबेन उसे देखते हुए कहता है हाँ, लेकिन तुम कौन हो। तो वीगो अपना स्टाइल मारते हुए कहता है तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, मैं सनसेट कॉलेज का क्लास प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम वीगो है, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, तो इसलिए क्या तुम मुझे थोड़ा सा समय दे सकते हो। लिजिया ने देखकर ज़ाबेन के पास आते हुए ज़ाबेन से पूछता है ज़ाबेन तुमने मुझे नहीं बताया स्कूल काउंटर स्कूल प्रेसिडेंट को भी जानते हो। तो ज़ाबेन भी उससे कहता है मुझे भी अभी भी पता चला, मुझे इसके बारे में सचमुच कुछ भी नहीं पता था। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट के ऑफिस का होता है, जहाँ पर वीगो टॉप 10 में आने के लिए ज़ाबेन को कांग्रेचुलेशन करते हुए कहता है तो तुमने जीवन पैलेस में जाने के लिए अपॉर्चुनिटी को ऑब्टेन कर लिया है, पर अंडर नॉर्मल कंडीशन ये नामुमकिन है कि मॉडल टॉप 10 के रैंकिंग में आ जाए। ये सुनकर ज़ाबेन भी हैरान होता है। तो वीगो से कहता है तुम्हारी डिफिकल्टी काफी ज्यादा लो थी, लेकिन मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। तो वीगो ज़ाबेन से कहता है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम एक जीनियस हो, जीवी पैलेस में जाने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और मुझे भी इस चीज का काफी ज्यादा दुख होगा अगर तुम इस चांस को खो देते हो। तो ज़ाबेन उससे कहता है सीनियर प्लीज जो बोलना है साफ साफ बोलो। तो ज़ाबेन की बात सुनकर वीगो सीधा पॉइंट पे आते हुए कहता है स्टूडेंट काउंसिल के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की जगह खाली है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम उस रोल के लिए परफेक्ट रहोगे, तो इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करते हुए कहता हूँ कि तुम स्कूल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ। तो ये बात सुनकर ज़ाबेन वहीं पे खड़ा हो जाता है और वो प्रेसिडेंट से कहता है मुझे इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे स्टूडेंट काउंसिल में एंटर करने के लिए जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। लेकिन वीगो ज़ाबेन की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है स्कूल काउंसिल बहुत ही ज्यादा पावर को होल्ड करता है, यहाँ पर ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें ये सपना देखा है कि वो वाइस प्रेसिडेंट बन सके, और यहाँ पर ये ज़ाबेन ये कह रहा है कि इसको इस चीज में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। भला वीगो को ये कौन बताए, क्योंकि ज़ाबेन सिर्फ गेम खेलने में इंटरेस्ट रखता है, आखिर वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा तो आखिर वो गेम कैसे खेलेगा। उसके बाद ज़ाबेन उससे कहता है सीनियर मेरा दोस्त बाहर मेरा वेट कर रहा है, तो अगर तुम्हें और कोई बात नहीं करनी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वीगो ज़ाबेन की बात सुनने के बाद शांत हो जाता है और लंबी सांस लेते हुए कहता है ठीक है मैं समझता हूँ, लेकिन वो ज़ाबेन से आगे कहता है अगर फ्यूचर में कभी तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो स्टूडेंट काउंसिल के डोर तुम्हारे लिए हमेशा खुले हुए हैं, तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो। अब सीन वहाँ से ज़ाबेन के चले जाने के बाद का होता है, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट वीगो से पूछती है प्रेसिडेंट आपने उससे इतना ज्यादा बड़ा फेवर दिया उसके बाद भी उसने आपको रिफ्यूज करने की हिम्मत की। तो वीगो उसे समझाते हुए कहता है किसी भी चीज को अचीव करना एक ही रात का काम नहीं है, ज़ाबेन इतना भी ज्यादा सिंपल इंसान नहीं है जितना हमने सोचा था, इसलिए उसे ऐसे फेवर देने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके बाद उसकी असिस्टेंट वीगो से कहती है प्रेसिडेंट यहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि स्कूल ने कहा था कि मैं आपको दे दूं। तो वीगो उन डॉक्यूमेंट को देखकर हैरान होते हुए कहता है एक एक्सचेंज स्टूडेंट। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें एक हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लीजा को देखते हैं। अगर आप लोगों ने इस लीजा को भूल चुके होंगे तो ये वही है जो हमारे ज़ाबेन के ऊपर हमला करी थी, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कह रही थी सब लोग यहाँ से चले जाओ, मैं उन कमीनों के ग्रुप को यहाँ पे मार डालूंगी। लेकिन नर्स लीजा को समझाते हुए कहती है आप बहुत ही ज्यादा घायल हैं, तो इसलिए आपको अपनी रिकवरी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन लीजा हॉस्पिटल की चीजों को तोड़ने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि असल में लीजा का भाई था, जो उसका भाई उससे कहता है बहन एक मॉडल स्टूडेंट ने देखो तुम्हारी कैसी हालत कर दी। तो लीजा उसे देखते हुए कहती है ये तुम हो, आखिर तुम यहाँ पर सनसेट एकेडमी के अंदर क्या कर रहे हो। तो लीजा का भाई जिसका नाम जॉन है वो कुर्सी के ऊपर बैठते हुए कहता है मैं यहाँ पर सनसेट कॉलेज के अंदर एक एक्सचेंज स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर आया हूँ और मैं यहाँ पर पर्सनली आप फैमिली के उस इंसान से मिलने आया हूँ जिसने तुम्हारी ये हालत कर दी है। क्या नाम है उसका? ज़ाबेन। हाँ सिस्टर मैं तुम्हारी इस अधूरी दुश्मनी को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें जीवी पैलेस का पोर्टल दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी टॉप 10 स्टूडेंट जीवी पैलेस के गेट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर स्कूल की तरफ से सभी लोगों को एक एक टोकन दिए गए थे, जहाँ पर उन सभी को बताया जाता है जीवी पैलेस के अंदर से जितने भी ट्रेजर निकलेंगे उन्हें इन टोकन की मदद से ही लिया जा सकता है। और आगे वीगो सभी लोगों को बताता है जीवी
जीबी पैलेस के अंदर सभी ट्रेजर एक दूसरे के साथ मिक्स हैं। यहाँ पर तुम्हें शायद कोई स्किल मिल सकता है या कंपेनियन डिश का एग, या शायद यहाँ पर कुछ एंसेंट चीजें भी मिल सकती है। और फिर जैसे ही वहाँ पर जीबी पैलेस के गेट खुलते हैं वहीं पर बहुत ही सारे एनर्जी बॉल्स दिखाई देने चालू हो जाते हैं, जिसे देखकर वीगो कहता है इस बार तुम्हें यहाँ पर उन टोकन का इस्तेमाल करते हुए इन एनर्जी बॉल को तबाह करना होगा, जिसके अंदर से तुम सभी को तुम्हारा ट्रेजर मिलेगा। हुगवान भी वहाँ पर बहुत सारे एनर्जी बॉल को देखकर हैरान होते हुए कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे लाइट बॉल हैं, आखिर मैं इन सब के अंदर से कैसे ट्रेजर चुन सकता हूँ। लेकिन हाफेंग अपने लक का इस्तेमाल करते हुए अपने टोकन को फेंक कर एक एनर्जी बॉल को तोड़ देता है, जिससे उसके पास उसका ट्रेजर आ जाता है और उस ट्रेजर को देखते हुए कहता है जैसा मैंने सोचा था, ये सिर्फ तुम्हारे लक के ऊपर ही डिपेंड करता है। तुम्हारे चुनने से पहले कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसके अंदर कितनी ज्यादा खास चीज हो सकती है। और वहीं पर हाफेंग का ट्रेजर देखकर जाओलू इम्प्रेस होते हुए कहती है वाह सीनियर, ये तो एक चेस्ट है, क्या आप अभी इसे यहाँ पर नहीं खोलने वाले जिससे हम लोग ये देख सके कि आखिर उसके अंदर क्या है। तो उसकी बात सुनकर हाफेंग हंसते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि इसको सबके सामने खोलना अच्छी चॉइस है। और वहीं पर जावेन अपनी सोच में गुम था, जहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा था अगर मुझे यहाँ पर ऐसी व्यक्ति ट्रेजर चुनने का मौका मिलता है तो इतना मजा नहीं आने वाला है। मैं यहाँ पर सिर्फ डंजन मार्क ही ढूंढ लूंगा तो मैं जितना चाहूँ उतना ट्रेजर उठा सकता हूँ। इस सब के बारे में सोचकर जावेन खुश होता है और आसपास यहाँ पर ढूंढने लगता है जिससे उसे यहाँ पर डंजन मार्क मिल जाए। लेकिन उसके बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसको कोई भी डंजन मार्क नहीं मिलता। इसलिए जावेन गेट के देखते हुए कहता है मैंने सारी जगह को तो देख लिया है लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी डंजन मार्क नहीं मिला। शायद ऐसा तो नहीं कि वो मार्क अंदर कहीं छुपा हुआ हो। वहीं उसके पीछे आजिन भी खड़ी होती है जो उसे देखकर ये तो समझ जाती है कि वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसके पीछे से चलते हुए उसे वार्न करते हुए कहती है तुम उसके करीब मत जाना, ये गेट सभी लोगों को डिवोर कर लेता है जो उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं अगर तुम्हारी जगह होती और मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना होता तो मैं इस गेट के जरा सा भी करीब नहीं जाती। तो जावेन उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि वो इस गेट के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए अब उन सब बॉल को देखते हुए सोचता है अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, तो अब मुझे इन्हीं क्रिस्टल ट्रेजर में से किसी को चुनना होगा। और वहीं पर उसके पीछे जाओलू जावेन की मदद करने के लिए आती है, जो जावेन से पूछती है क्या तुम्हें अपना ट्रेजर चुनने में मेरी मदद चाहिए। जावेन भी जाओलू को देखकर खुश हो जाता है और जाओलू से कहता है जरूर। वैसे भी जाओलू का जो लक है उस हिसाब से तो देखा जाए तो जो भी वो चुनेगी वो चाहे अगर गोबर भी होगा तो भी सोना बन जाएगा। यहाँ पर जावेन जाओलू से पूछता है क्या तुमने पहले ही अपना ट्रेजर चुन लिया है। तो जाओलू उसकी बात सुनकर कहती है हाँ। जहाँ पर हम उसके हाथ में देखते हैं एक बड़ा सा बॉक्स होता है। जावेन भी उसका ट्रेजर देखते हुए कहता है सच में इसका ट्रेजर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। जावेन अपने टोकन को जाओलू को देते हुए कहता है मुझे इन सभी में से एक को चुनना होगा तो प्लीज तुम मेरी मदद करो। तो जाओलू उससे कहती है तुम चिंता मत करो, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। जहाँ पर जाओलू जावेन को टोकन को लेकर हवा में ऐसे ही आराम से फेंक देती है और ये देखकर जावेन भी हैरान होते हुए कहता है इसने तो इसे ऐसे ही रैंडमली फेंक दिया। और वो टोकन सीधे जाकर एक एनर्जी बॉल को टकराता है और उसका ट्रेजर सीधे जाओलू के पास आ जाता है। जहाँ पर जाओलू जावेन को वो ट्रेजर देते हुए कहती है ये रहा तुम्हारा ट्रेजर। जावेन उस ट्रेजर को देखते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है, पर जो भी मैं चुनता है इससे तो ये लाख गुना ज्यादा ही अच्छा होगा इसके अंदर, क्योंकि इसका लक तो भाई मैं कसम से तारीफ करते ही मेरा मुंह थक जाएगा, लेकिन इसका लक के बारे में मैं बता नहीं सकता कि इसका लक कितना खतरनाक है। फिर नेक्स्ट सीन हम जावेन के घर का देखते हैं, जहाँ पर जावेन ने वो ट्रेजर खोलकर देखा तो उसके अंदर अलादीन का चिराग होता है। जावेन उस लैंप को देखकर निराश होते हुए कहता है आखिर ये क्या है, क्या ये अलादीन का लैंप है। जावेन उस चिराग को घसने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है अब मुझसे कोई ये मत कहना है कि इसको मुझे घसने के बाद सीधा अलादीन ही मिल जाएगा। फिर जैसे ही जावेन उसे घसता है तो उस चिराग के ऊपर से एक लाइट निकलने लग जाती है, जिसे देखकर जावेन कहता है आखिर ये क्या है। पर तभी अचानक से उसके अंदर से एक स्पिरिट गर्ल आकर जावेन को पकड़ लेती है और वो स्पिरिट जावेन की बॉडी को कंट्रोल करने लगती है, जिसे देखकर जावेन घबराते हुए कहता है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कोई पावरफुल पावर मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रही है। और जावेन को ऐसा लग रहा था कि वो लैम्प जावेन को मारना चाहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जावेन मियां खलीफा के गाने पर डांस कर रहा था और ये देखकर जावेन भी शर्माते हुए कहता है रुक जाओ, आखिर ये क्या है, क्या ये लैंप ये चाहता है कि मैं इसके सामने डांस करूं। यहाँ पर ये लैंप मुझे डांस करने के लिए कंट्रोल कर रहा है। फिर जावेन अलग अलग टेक्निक से पोज देकर जावेन इधर उधर डांस करने लग जाता है और वहीं पर हम जावेन के चेहरे को देख कर तो अच्छे से पता चल जाता है कि जावेन को ये सब चीज तो बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी। लेकिन बहुत देर तक डांस करने के बाद जावेन को तो ये तो समझ में आ जाता है तो ये सभी डांस स्टेप मेरी बॉडी को पूरी एसएस एनर्जी फ्लो में घेर रही है। फिर जैसे उस लैंप की एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है तो जावेन ये समझ जाता है इस लैंप के अंदर से जावेन को एक
एसएस एनर्जी आर्ट मिला है, लेकिन ज़ाबेन को उस एसएस एनर्जी आर्ट को ऑब्जर्व करने के बाद ये तो क्लियर नहीं होता इस एसएस एनर्जी आर्ट का नाम गॉड रिबिलियन है या इमोर्टल रिबिलियन। ज़ाबेन को इसके बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है, लेकिन तभी ज़ाबेन को एक इमेज दिखाई देती है जहाँ पर कई सारे लोग एक औरत के सामने झुके हुए हैं और वो औरत ज़ाबेन या उन सभी साथियों से कह रही होती है, मैं आम इंसान से अलग हूँ और मैं सभी भगवानों से भी अलग हूँ। ये सुनते ही ज़ाबेन की वो इल्यूजन टूटने लग जाती है। तो ये देखकर ज़ाबेन अपने मन में कह रहा होता है, आखिर वो क्या था जो मैंने अभी अभी देखा। वहीं पर ज़ाबेन फिर हमें दिखाई देता है जहाँ पर ज़ाबेन एक काली गहराई के अंदर नीचे गिरता जा रहा था, जहाँ पर ज़ाबेन को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो समुद्र के अंदर गिरता जा रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर किसी की रोर करने की आवाज आती है, जिसे सुनकर ज़ाबेन अपनी थोड़ी थोड़ी करके आंखें खोल रहा था। जहाँ पर वो जैसे अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने डीटिंग और बनाना फेरी थी जो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो ये देखकर ज़ाबेन कह रहा होता है, आखिर तुम दोनों मेरे बिना परमिशन के बाहर कैसे आ गए। और साथ ही फिर उबासी लेते हुए कहता है, मुझे सच में काफी ज्यादा लंबा समय हो गया कि मैं अच्छे से सोया नहीं था। पहले मैं कितनी बार भी सोने की कोशिश करता था तो एक साउंड मेरे कानों में हमेशा बजा करता था, लेकिन अब वो साउंड पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो कहते हुए ज़ाबेन अपने हाथ के बल से उठ रहा था, लेकिन जैसे ज़ाबेन अपने हाथ में थोड़ी सी पावर लगाता है तो वो सीलिंग पूरी तरह से टूट जाती है और नीचे गिर जाता है। उसके दोनों कंपेनियन भी ये देखकर थोड़ा सा सरप्राइज थे, जहाँ पर ज़ाबेन भी ये देखकर थोड़ा सा परेशान था और खांसते हुए उठते हुए कहता है, मैं तो बस उठकर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं तो ऊपर की सीलिंग तोड़कर सीधे सेकंड फ्लोर पर आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। लेकिन ज़ाबेन को ये नहीं पता था कि वो गलती से आजिन के घर में आ गया है, जहाँ पर हम देखते हैं आजिन उसके सामने ही खड़ी थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नहाने जा रही थी। जहाँ पर आजिन ज़ाबेन को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और उसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी आ जाती है। इसलिए वो उसे मारते हुए कहती है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बड़े बेशरम हो। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कई सारे लोग उस दीवार को रिपेयर करने के लिए आ गए थे, जहाँ पर ज़ाबेन बाथरूम में बैठा हुआ अपने स्टेटस को चेक कर रहा था। अब वो अपने स्टेटस में देखता है कि वो लेजेंडरी लेवल पर पहुंच चुका है और उसकी लाइफ प्रोविडेंस स्किन ऑफ साइन की है, लेकिन इसके बारे में मुझे नहीं पता कि आखिर ये क्या है। और वहीं पर ज़ाबेन अपने सर पर एक छोटा सा गोला बनाकर ये देखकर काफी ज्यादा खुश था, जहाँ पर उसे देखते हुए कहता है, जैसा मैंने सोचा था मैं लेजेंडरी लेवल पर ब्रेक थ्रू हो चुका हूँ। ज़ावलू का लक सच में काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन वो भी अपनी लाइफ प्रोविडेंस को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि उसे भी किंग ऑफ ऑरा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए वो उसके बारे में चेक करता है, लेकिन उसके अंदर केवल यही लिखा था कि इसके एंडलेस प्रिडिक्शन हो सकते हैं, यानी कि इसके बारे में आप लोग यही समझ सकते हो कि ये ना खत्म होने वाली प्रिडिक्शन है। ज़ाबेन ये देखकर काफी कंफ्यूज था, जहाँ पर वो अपने मन में कह रहा होता है, आखिर इस तरीके की रिडल किसने लिखी है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसके बाद ज़ाबेन अपने लाइफ प्रोविडेंस को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज को देखकर काफी कंफ्यूज था, जिसे देखते हुए वो कहता है, जिस तरीके के एट्रीब्यूट मेरे मोबाइल डिस्प्ले में दिख रहे हैं तो वो रियल लाइफ में नहीं है। मैं अपनी लाइफ प्रोविडेंस को फील तो कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरा लाइफ प्रोविडेंस क्या है। मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये किंग ऑफ साइन किस तरीके से काम करता है, लेकिन अब मेरे एट्रीब्यूट और भी ज्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं और यहाँ पर अब मुझे किसी भी लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट को हैच करने पर मुझे मेरे मौत का डर नहीं सताएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपने एसएस एनर्जी आर्ट के बारे में याद आता है, इसलिए वो उसे फील करने की कोशिश करता है। तो उसे ऐसे कई सारे एसएस एनर्जी आर्ट फील होते हैं, जिसकी वजह से उसके पास कई सारे लाइफ प्रोविडेंस हो गए थे। और यहाँ पर ज़ाबेन को बहुत सारे लाइफ प्रोविडेंस मिलने की वजह से उसके एट्रीब्यूट काफी ज्यादा इंक्रीज थे, और वहीं पर कियोसूत्रा के मिलने की वजह से तो ज़ाबेन लेजेंडरी लेवल पर प्रमोट हो गया। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इसके पास जितने भी एसएस एनर्जी आर्ट है तो उतने ही सारे उसके पास लाइफ प्रोविडेंस स्किल हो चुकी है, यानी कि हर इंसान सिर्फ एक ही एसएस एनर्जी आर्ट सीख सकता है। लेकिन हमारा जो एमसी वो थोड़ा स्पेशल है, इसलिए वो जितना ज्यादा एसएस एनर्जी आर्ट सीख रहा है उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए उसके पास और भी ज्यादा लाइफ प्रोविडेंस स्किल है। तो बैक टू द टॉपिक, तो ये देखकर ज़ाबेन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, ये किसी भी तरीके से मुझे किंग का साइन नहीं लग रहा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। कियोसूत्रा और बाकी सूत्रा आर्ट मिलने की वजह से मुझे एक यूनिक तरीके का नाम प्रोवाइड हुआ है, और
फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जॉबिन अपने पावर को टेस्ट करने के लिए एंट केव के डीपेस्ट पार्ट में आ जाता है, जहाँ पर कई सारे ब्लैक एंट्स वहाँ पर घूम रही थी। लेकिन जैसे ही जॉबिन वहाँ पर आता है तो अपने दोनों कंपेनियन बीस्ट की मदद से उन सभी एंट्स के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है, जिससे उन सभी का एंट्स हमारी तरफ जाए इससे पहले वो सारी एंट्स मारी जाती है। और जॉबिन उन सभी बीस्ट को आगे कहता है इसी तरीके से अटैक करते हुए मुझे कवर दो। लेकिन जैसे ही कई सारी ब्लैक एंड जॉबिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो अपने डिमोनिक जनरल को भी समन कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारे धमाके होते हैं, जिस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर कई सारे ब्लैक एंड्स मारी जाती है। और वहाँ पर सभी ब्लैक एंड्स की मरने की वजह से तो जॉबिन को वहाँ पर कई सारे कंपेनियन बीस्ट एग मिलते हैं। तो जैसे ही जॉबिन को इतने सारे कंपेनियन बीस्ट एग मिलता है तो सीधे वो अपनी बनाना फेरी को खिला देता है और फिर तेजी से ब्लैक एंड की नेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। और वहीं पर हमें क्रैक को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें एक ब्लैक एंड क्वीन को दिखाया जाता है जो कि अपनी हनी की रक्षा कर रही थी। और वो गोल्डन एंड क्वीन जॉबिन को वहाँ आता हुआ देखकर उसके ऊपर रोर करती है, जहाँ पर जॉबिन उस क्रैक को देखकर समझ जाता है कि ये नेस्ट के अंदर जाने का रास्ता है, इसलिए वो तेजी से उस क्रैक की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी एक लाइट की पिलर की वजह से वो क्वीन वहाँ पर बाहर आ जाती है, जहाँ पर उसका साइज देखकर जॉबिन भी काफी हैरान होता है और उसके प्रेशर की वजह से जॉबिन भी काफी ज्यादा दूर फेंका जाता है। जॉबिन ये देखकर समझ जाता है वो इन सभी एंड्स की ब्लैक एंड क्वीन है और शायद वो एक एपिक लेवल की क्रेचर हो सकती है। लेकिन कुछ भी हो, जॉबिन उससे फाइट करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर था, इसलिए वो जल्दी से अपने बनाना फेरी को समन करने लगता है, जो कि अब लेवल अप होकर उसकी लेजेंडरी लेवल तक पहुंच गई थी। जॉबिन भी उसे देखकर काफी हैरान होता है और उससे कहता है क्या मेरी बनाना फेरी भी लेजेंडरी लेवल पर पहुंच गई है? और साथ ही अपने मन में सोच रहा था हाँ ऐसा होना ही था, क्योंकि मैंने इसे कई सारे लेजेंडरी लेवल के कंपेनियन बीस्ट एग खिलाए थे। और फिर जॉबिन जल्दी से अपना बनाना फेरी को अपने स्किल को इस्तेमाल करने को बोलता है, जिस अटैक की वजह से वो एंड क्वीन एक बड़े से आइस पिलर के अंदर जम जाती है। लेकिन इस अटैक की वजह से उस ब्लैक एंड क्वीन के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पर वो सीधे उस बर्फ वाले पिलर को सीधे तोड़ देती है। लेकिन जॉबिन इस मौके का फायदा उठाकर सीधे नेस्ट के अंदर जंप कर चुका था और साथ ही खुश होते हुए अपने मन में सोच रहा था मुझे पता था कि मैं इस अटैक के साथ उसे नहीं मार सकता, लेकिन इसकी वजह से मुझे थोड़ा समय तो मिल ही जाएगा कि मैं नेस्ट के अंदर जंप कर देख सकूं कि आखिर यहाँ पर क्या है। वो अपने नीचे कई सारे गोल्डन कलर के लिक्विड को देखकर काफी कंफ्यूज था और उसे देखते हुए कहता है आखिर ये क्या चीज है। लेकिन जैसे ही वो इसके अंदर गिर जाता है तो उसे पता चलता है कि ये गोल्डन एंड का हनी है, जिसकी वजह से उसका वेटिलिटी स्टेटस 1% से बढ़ गया है। जॉबिन ये देखकर काफी हैरान होता है और वो कहता है ये हनी तो मेरे स्टेटस को बढ़ा रहा है। लेकिन तभी वो गोल्डन एंड तेजी से उस हनी के अंदर अटैक करती है, जिसकी वजह से जॉबिन वहीं पे मारा जाता है और वहीं पर जॉबिन का गेम खत्म हो जाता है। तो जॉबिन उसे देखते हुए कहता है ये तो मेरी सोच से काफी ज्यादा जल्दी आ गई। और वहीं पर जॉबिन उस हनी के बारे में भी सोच रहा था, जहाँ पर उसके बारे में कहता है अब मेरे लेजेंडरी लेवल पर पहुंचने की वजह से अब जो ऐसे एनर्जी स्किल है तो वो मेरे लेवल को ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन वो गोल्डन एंड हनी मेरे वेटिलिटी को सच में बढ़ा पा रहा था। इसलिए उसके बारे में डिसाइड करते हुए कहता है अब मैं उसके अंदर और भी बार जाऊंगा। लेकिन वहीं उसे ये भी याद आता है ने उस एंड नेस्ट के अंदर एक ककून को भी देखा था, जिसे देखकर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या है और वो किसका हो सकता है। जिसके बाद हमें अगले दिन सनसेट कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लीजा के भाई यानी कि जॉन को देखते हैं, जो जॉन वहाँ पर आते हुए काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था और वहीं पर सारी लड़कियां उसे देखते हुए कहती है देखो तो वो कितना ज्यादा हैंडसम है। और वहीं पर वीगो जॉन को सारा कॉलेज घुमा रहा था और वहीं पर वो सारी लड़कियां उन दोनों के पीछे घूम रही थी। और जॉन पूरा कॉलेज घूमने के बाद वीगो का शुक्रिया करते हुए कहता है आपका सनसेट कॉलेज वैसा है जैसा कि मैंने सुना था और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तक मैं यहाँ पर रहूंगा तो आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीखूंगा। तो वीगो उससे कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारे पिछले कॉलेज में तुम्हारी रेपुटेशन एक जीनियस के नाम से है, तो क्यों ना तुम्हारे यहाँ पर रेपुटेशन चेक करने के लिए एक डुअल किया जाए। इसलिए मैंने सनसेट कॉलेज के कुछ आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को चुना है जो कि तुमसे फाइट कर सके। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और साथ ही उसको हनुमान जी के बारे में याद आता है, जहाँ पर उसने उसकी रिक्वेस्ट करी थी लेकिन उसने
साफ साफ मना करते हुए कह दिया था मेरे पास जरा सा भी टाइम नहीं है। तो जॉन वीगो से कहता है मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे कॉलेज में किस तरीके के स्टूडेंट हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट इन बैटलफील्ड का देखते हैं जहाँ पर फैंग क्यूआन और जॉन के बीच में काफी शानदार बैटल चल रही थी और वहीं पर पीछे ज़ाओ लू ये देखते हुए कहती है ये जॉन फैंग क्यूआन के साथ भी इतनी तेजी से लड़ रहा है, क्या ये जॉन हम लोगों से लड़कर थका नहीं है। तो फैंग उसे बताते हुए कहता है जॉन अभी भी होल्ड बैक कर रहा है, उसने अभी तक अपने होली लाइट जजमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है जो वेटिलिटी स्किल 6 हीरो फैमिली में से एक को मिला था। और फिर बहुत देर फाइट होने के बाद उन सभी की फाइट एंड हो चुकी थी जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के बाद काफी खुश होते हुए कहते हैं सच में तुमने मुझे काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी। तो वीगो उन दोनों की फाइट देखते हुए कहता है सच में जैसे मैंने एक जीनियस से एक्सपेक्ट की थी, सच में तुम्हारा डुअल तो काफी ज्यादा कमाल का है, मैं ये तुम्हारी स्किल देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ। तो जॉन उसकी बात सुनते हुए कहता है मैं ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हूँ, यहाँ पर सनसेट कॉलेज के अंदर काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं जिसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। लेकिन वो अपना सर घुमाते हुए चारों तरफ देखते हुए कहता है लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वीगो उससे पूछता है बताओ आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो जॉन वीगो के पास आते हुए कहता है जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने एग्जामिनेशन के बारे में सुना था, यहाँ पर एक लड़का बहुत ही ज्यादा फेमस होते जा रहा है, लेकिन ये पहली बार हुआ था कि यहाँ पर एक टॉप 10 के अंदर मॉडल भी एंटर हुआ है। इसलिए जब मैं सनसेट कॉलेज के अंदर आया था तो मैंने सोचा था कि शायद मैं उससे मिल पाऊंगा क्योंकि मैंने ऐसे इंसान से आज तक पहले कभी नहीं मिला, इसलिए ये मेरे लिए काफी ज्यादा रिग्रेट की बात है कि मैं यहाँ पर आते ही उससे नहीं मिल पाया। जिसके बाद हमें ज़ॉबेन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ॉबेन नहाकर बाहर आया था लेकिन वो अभी तक उस गोल्डन एंड की वजह से काफी परेशान था, जहाँ पर उसके बारे में याद करते हुए कहता है मैंने रात भर बहुत ही ज्यादा मेहनत की पर फिर भी मुझे एक बार भी एंट नेस्ट के अंदर जाने का मौका नहीं मिल पाया और उस गोल्डन एंड से एक बार फाइट करने के बाद वो हर बार मेरी बनाना फेरी के अटैक से बच जाती है जिसकी वजह से मुझे नेस्ट के अंदर जाने का फिर से मौका नहीं मिल पाया। और अगर मैं उस गोल्डन एंड को ब्लैक एंड के साथ कंपेयर करता हूँ तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही स्मार्ट है। जहाँ पर ज़ॉबेन इस चीज की वजह से थोड़ा सा टेंशन में था लेकिन तभी ज़ॉबेन का फोन बजने लगता है जहाँ पर अपने फोन में देखता है कि उसकी टीचर उसे कॉल कर रही थी, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर टीचर की बोलने की वजह से स्कूल में आ गया था। जहाँ पर वो आते ही टीचर से पूछता है टीचर आखिर आपने मुझे क्यों बुलाया, लेकिन वो वहाँ पर बटलर को देखता है जहाँ पर वो बटलर उठे हुए ज़ॉबेन से कहता है यंग मास्टर आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए। ज़ॉबेन बटलर को देखते हुए कहता है तो तुम भी यहीं पर हो। तो बटलर ज़ॉबेन से कहता है यहाँ पर टीचर आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहती है। तो ज़ॉबेन टीचर से पूछता है तो आखिर क्या बात है टीचर। तो टीचर फैंग उसे बताती है ज़ॉबेन कुछ समय के लिए तुम्हें स्कूल पीरियड से छुट्टी दी जाती है और अब तुम्हें कुछ समय के लिए घर पर रहना है जहाँ पर तुम्हें अब स्कूल नहीं आना। तो ज़ॉबेन ये बात सुनकर टीचर फैंग से पूछता है आखिर इन सब का मतलब क्या है। तो टीचर फैंग जी उसे डिजिटल में बताते हुए कहती है यहाँ पे कुछ समय पहले ही एक एक्सचेंज स्टूडेंट आया है और जहाँ तक मैंने इस एक्सचेंज स्टूडेंट के बारे में पता किया है तो ये डेफिनेटली लीजा का भाई है जो कि यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए आया है। लेकिन ज़ॉबेन लीजा के बारे में बिल्कुल भूल चुका था और उसे ये भी नहीं याद आ रहा था कि वो कौन है और उसके साथ क्या किया था। तो ये देखकर टीचर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन तभी बटलर उसे याद दिलाते हुए कहता है वो लाल बालों वाली बंदर तुम्हारा पीछा करते हुए सीधे उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चली गई थी जिसके बाद मैंने उसे बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया था। जिसके बाद टीचर फैंसी ज़ॉबेन को जॉन के बारे में बताते हुए कहती है जॉन और लीजा कैपिट फैमिली के यंग मास्टर हैं और ये उन 6 फैमिली में से एक है जिसे हीरोज की पावर मिलेगी, लेकिन लीजा के बजाय ये जॉन को पावर मिली है जिसकी वजह से उसे हीरो की फिजिक अपने लाइफ प्रोडियंस की वजह से मिली है और इसी की वजह से वेस्टर्न एरिया में उसे सेटन का टाइटल दिया गया है। जिसके बाद वो ज़ॉबेन से आगे कहती है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिर तुम टॉप 10 के अंदर कैसे आए थे, लेकिन मैं जॉन के बारे में अच्छे से जानती हूँ, यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और इस चीज का भी बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि वो तुम्हें चैलेंज करते हुए तुम्हें जान से भी मार सकता है ताकि वो लीजा का बदला ले सके। ज़ॉबेन उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और एकदम शांति से खड़ा हो जाता है। जिसके बाद टीचर फैंसी आगे बोलती है स्कूल को तुम्हारा
तुम्हारे रैंक पर शक था, पर आ फैमिली का चेहरा देखकर वो लोग पूरी तरह से शांत हो गए। और अगर तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती तो सच में ये अकेडमी के लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात होती। और अभी के लिए तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन यही है कि आ फैमिली तुम्हारी रक्षा करे। इसके बाद हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि स्कूल से बाहर खड़ा होकर लड़कियों से बातें कर रहा था, जहाँ पर वो सारी लड़कियां जॉन की बातें सुनने के बाद कहती है, जॉन तुमने तो बिल्कुल सही कहा, मुझे भी जॉबन के रैंक के ऊपर बहुत ही ज्यादा शक है और ऐसा हो सकता है कि वो पूरी तरह से गलत है। और साथ ही वो सारी लड़कियां जॉन से पूछती है कि आज तुम हम लोग के साथ लंच कर सकते हो, तो जॉन बड़े पोलाइटली उन सभी लड़कियों से कहता है जरूर। सच में जॉन बहुत ही ज्यादा कमीना है साला। और इसी तरीके से सभी लड़कियां जॉन के पीछे पूरी तरह से दीवानी हो गई थी, लेकिन तभी भागते हुए वहाँ पर कोई आजिन आ जाती है जो सीधे जॉन के ऊपर अटैक कर देती है। जॉन भी वो अटैक देखकर सरप्राइज था और वो आजिन से पूछता है, आजिन आखिर इस सब का क्या मतलब है? तो आजिन जॉन से कहती है कि तुम्हें पता है कि आखिर इस सब का क्या मतलब है? तो उसकी बात सुनकर जॉन स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मिस आजिन आप इस बात में गलत समझ रही हैं। जॉबन स्कूल के टॉप रैंकर में से एक है, इसलिए मैं उसके साथ फाइट कर एक बार देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तो ये बात सुनकर आजिन उससे कहती है, तो क्यों ना तुम सबसे पहले मुझसे फाइट कर देख लो। तो ये बात सुनकर जॉन अपने मन में स्माइल करते हुए कहता है आजिन को, क्या तुम यहाँ पर स्कूल की रेपुटेशन को बचाने की कोशिश कर रही हो या जॉबन को? मुझे तो ऐसा लगता है कि जॉबन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है और यहाँ पर जरूर उसने टेस्ट को देने के लिए कोई चीटिंग जरूर की होगी जिससे वो यहाँ पर ट्रेजर को ले सके। यहाँ पर तुम्हारे एक्शन को देखकर ये तो पक्का पता चल गया है कि तुम उसकी मदद करने यहाँ पर आई हो। तो जॉन की बातें सुनने के बाद वो सारी लड़कियां उसके ऊपर यकीन करते हुए कहती हैं, हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि जॉबन एक मोटर रैंक का एक्सपर्ट है तो आखिर वो टॉप 10 के अंदर कैसे जा सकता है? जरूर यहाँ पर कोई ना कोई तो गड़बड़ की होगी। और क्या जॉबन इस तरीके से चीटिंग करने की वजह से उसको स्कूल से निकाल देना चाहिए? सभी लोग जॉबन की बुराइयां करना चालू कर देते हैं, जहाँ पर जॉन इस चीज का फायदा उठाता है, जिसकी वजह से आजिन पूरी तरह से चुप हो जाती है। जिसके बाद जॉन आजिन से कहता है, अगर उसने यहाँ पर चीटिंग नहीं की थी तो आखिर जॉबन अभी तक चुप कर क्यों बैठा है? मैं उसे बहुत ही समय से ढूंढ रहा हूँ और मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे 3 दिन का मौका देता हूँ। अगर वो 3 दिन के बाद भी मेरे सामने नहीं आता, लेकिन जॉन अपनी इतनी पूरी बात कर पाता उससे पहले उसके पीछे कोई कहता है, आखिर तुम्हें 3 दिन की क्या जरूरत है? जो भी चाहते हो हम लोग आज ही सेटल कर लेते हैं। तो ये डायलॉग सुनने के बाद आप लोग समझ ही गए होगा कि कौन आ गया है। तो जॉन जॉबन को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, ओह तो तुम ही जॉबन हो। जॉबन यहाँ पर आजिन के सामने खड़ा होकर जॉन का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था और अब इसकी क्या हालत होने वाली थी तो जॉन को भी नहीं पता है। टीचर वैन और बटलर दोनों इसको नहीं रोक पाए थे और आजिन वहाँ पर बटलर को देखकर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है, आखिर तुम हर कहीं कहाँ पहुँच जाते हो? लेकिन टीचर वैन को भी जॉबन के ऊपर काफी ज्यादा शक था, इसलिए वो ये देखकर कहती है, अगर तुम्हारा यही डिसीजन था, चलो अब मैं देखती हूँ कि तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी किस तरीके की है और तुम सच में किस तरीके के पावरफुल हो। सभी रूल को सेट करने के बाद जिससे उन सभी की फाइट सभी स्टूडेंट देख सकें, इसी वजह से वो एक बड़ी अरीना में फाइट करवाया जाता है जिसको सभी लोग देख रहे थे। जहाँ पर अरीना में जॉन जॉबन के सामने खड़ा होते हुए जॉबन से कहता है, अगर तुम यहाँ पर हार जाते हो तो तुम्हारी रेपुटेशन यहाँ पर खराब हो जाएगी, तो क्या इस सब के बाद भी तुम मुझसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो? तो जॉबन उससे कहता है, ठीक है मैं सब के लिए तैयार हूँ, चलो आ जाओ। वहीं पर लिजियन को भी देखते हैं जो ये सब देखते हुए गुस्से से कहता है, ये तो जरूरत से ज्यादा होता जा रहा है। लेकिन क्यूआन जॉबन को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार था और लिजियन से कहता है, मेरे कोच जरूर यहाँ पर जीतेंगे। वहीं पर लिजियन उसको देखते हुए उससे पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो क्यूआन उसे बताता है, सीनियर आजिन ने मुझसे कहा था अगर मैं इस तरीके से अपने कोच को चेयर करता हूँ तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये बात सुनकर लिजियन उससे कहता है, अगर इसमें तुम्हें कोई भी गलत नहीं लगता तो ये ठीक है। फिर हमें फाइट की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉन अपने कंपेनियन बीस्ट को समन करते हुए कहता है, जॉबन मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, पर अगर तुम मेरे कंपेनियन बीस्ट के साथ 10 मिनट फाइट करने के बाद भी सरवाइव कर पाते हो तो तुम यहाँ पर जीत जाओगे। तो जॉबन उससे कहता है 1 मिनट। लेकिन तभी अचानक से जॉन का कंपेनियन बीस्ट जॉबन के ऊपर अटैक कर देता है। तो जॉन उससे कहता है, ठीक है। जहाँ पर जॉबन उस कंपेनियन बीस्ट को देखकर अपने मन में कह रहा होता है, मैं तुम्हें भी 1 मिनट के अंदर पूरी तरह से चकनाचूर कर दूंगा। जिसके बाद वो अपने कंपेनियन
कंपेनियन बीस्ट डीमन को समन करने लगता है और उससे आगे कहता है, मेरा ये मतलब था कि मैं तुम्हें 1 मिनट के अंदर तबाह कर दूंगा और इस गेम को खत्म कर दूंगा। जो कहते हुए वो अपने डिमोनिक जनरल को समन कर रहा था और वहीं पर टीचर फैनवी भी ये सब देख रही थी, जहाँ पर वो जॉन के कंपेनियन बीस्ट को देखकर सरप्राइज होते हुए कहती है, ये तो होली स्पेयर नाइट ऑफ द रॉयल काउंटी नाइट है। लेजेंड में इस नाइट के बारे में कहा जाता था कि होली स्पेयर नाइट हिस्ट्री में लोगों की किस्मत को बदल देने वाला कंपेनियन बीस्ट हुआ करता था। इसकी डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ लेजेंडरी रैंक के स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेनियन बीस्ट में से एक है। जहाँ पर हम सामने की तरफ देखते हैं, जहाँ पर जॉन की कंपेनियन बीस्ट ने ज़ॉबिन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन ज़ॉबिन बड़े आराम से खड़ा होकर वहीं पर देख रहा था। पर तभी अचानक से ज़ॉबिन के पीछे उसके डिमोनिक जनरल का हाथ आता है, जो कि जॉन के कंपेनियन बीस्ट के स्पेयर को बड़े आराम से रोक लेता है। जहाँ उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आज तो जॉन की लगने वाली है। फिर वो उस होली नाइट को पीछे ढकेल देता है, जिसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा दूर चला गया था। लिजियन ये देखकर काफी हैरान होता है और चिल्लाते हुए कहता है, ये तो एक म्यूटेड डिमोनिक जनरल है, पर आखिर ज़ॉबिन के पास ये चीज कब आई? आजिन भी ज़ॉबिन के कंपेनियन बीस्ट को देखकर काफी हैरान थी, जहाँ पर वो अपने मन में कह रही थी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये किसी भी तरीके से बिल्कुल भी नॉर्मल म्यूटेटेड जनरल नहीं लग रहा। अब वहीं पर हम सामने की तरफ देखते हैं, जहाँ पर ज़ॉबिन का जनरल बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। जॉन भी उसे देखकर काफी सरप्राइज था और वो कह रहा था, आखिर इसने मेरी होली स्पेयर नाइट के अटैक को कैसे रोक लिया? फिर वो होली स्पेयर नाइट और डिमोनिक जनरल दोनों ही एक साथ लड़ने लग जाते हैं, लेकिन उनकी पावर बहुत ही ज्यादा थी। उन दोनों को इस तरीके से फाइट करता हुआ देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। जहाँ पर लिजियन ज़ॉबिन की तारीफ करते हुए कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ज़ॉबिन को इसे 1 मिनट के हराने के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जॉन भी ये देखकर थोड़ा सा टेंशन में था और साथ ही अपने मन में कह रहा था, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे होली स्पेयर नाइट को इतनी आसानी से हरा सकते हो? पर अगर तुम यही सोचते हो कि इसके अटैक को ब्लॉक कर कैसे तुम इतनी आसानी से रोक सकते हो, तो तुम पूरी तरह से गलत हो। ये कहते हुए वो अपने लाइफ प्रोविडेंस का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो होली नाइट अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को इस्तेमाल कर सकता है। पर तभी वो डिमोनिक जनरल अपने एब्जॉर्ब पाम स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और ये देखकर जॉन काफी हैरान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं पर हम सामने देखते हैं, जहाँ पर डिमोनिक जनरल ने होली नाइट को गले से पकड़ा था, जिसके बाद वो अपने आयरन पाम का इस्तेमाल करते हुए सीधे उसे एक पंच मारता है, जिसकी वजह से होली नाइट के तो आर्मर के तो चित्रे हो जाते हैं। जॉन ये देखकर काफी ज्यादा सुन सन्नाटा वहीं पे ही खड़ा था। सच में ज़ॉबिन तो बहुत ही ज्यादा कमीना निकला। जॉन तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि ज़ॉबिन के पास इतनी सारी पावर है। वहीं पर जॉन के सामने ज़ॉबिन बड़े आराम से खड़ा था, जहाँ पर उसका डिमोनिक जनरल चुपचाप वापस जा रहा था और वहीं पर लिजियन ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और हंसते हुए ज़ॉबिन से चिल्लाते हुए कहता है, ज़ॉबिन तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। ये देखकर तो ये तो समझ में आ गया है कि जॉन का जिप सैटर्न वाला नाम था वो बस दिखावा है। वहीं पर आजिन भी इसे काफी ज्यादा ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी, जहाँ पर वो इस चीज को नोटिस कर लेती है, जहाँ पर ज़ॉबिन के डिमोनिक जनरल ने 2 एसएस एनर्जी आर्ट को इस्तेमाल किया था और ज़ॉबिन यहाँ पर फाइट को जीत चुका था, इसलिए वो स्टेडियम छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन कमीने तो कमीने होते हैं, जहाँ पर जॉन इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और अपनी हार का बदला ज़ॉबिन से लेना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से अपने होली आर्मर को एक्टिवेट करने लगता है और ज़ॉबिन को प्रोवोक करते हुए उससे कहता है, ज़ॉबिन तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं इस चीज को मानता हूँ, तो चलो इस बार क्यों ना हम सीरियसली लड़ते हैं। तो ये बात सुनकर ज़ॉबिन जॉन से कहता है, तुम तो पहले से ही लूजर हो, तो आखिर इस सब का कंटिन्यू करने का मतलब क्या है? और वहीं से लिजियन भी उसके ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था, आखिर तुम हारने के बाद भी बार बार क्यों चिल्ला रहे हो? लेकिन जॉन को इस सब से कोई नहीं फर्क पड़ता है, जहाँ पर ज़ॉबिन को चिल्लाते हुए कहता है, मैं अपने फैमिली की गुरूरी को दांव पे लगाते हुए रेवोल्यूशन नाइट की एक को दांव पे लगाता हूँ, जहाँ इसके पास लेंस इलेक्ट्रॉन की पावर है। तो उसकी बात सुनकर ज़ॉबिन बड़े ही आराम से कहता है, चलो ठीक है, तो बताओ हमको किस तरीके से फाइट करना है? तो ये देख कर लिजियन थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं ज़ॉबिन हार न जाए। तो ज़ॉबिन जैसे फाइट के लिए हाँ बोलता है, तो उसकी बात सुनकर जॉन अपने होली लाइट जजमेंट की पावर को वहाँ पर समन कर लेता है, जहाँ पर ज़ॉबिन भी उसकी पावर देखकर थोड़ा सा हैरान था, जहाँ पे जॉन अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करते हुए सीधे ज़ॉबिन के ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक की वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी लोगों को लग रहा था ज़ॉबिन यहाँ पर मर गया होगा। लिजियन ये देखकर ज़ॉबिन को चिल्लाते हुए
आवाज देता है और वहीं पर जॉन को भी ऐसा लग रहा था जॉबेन मर गया है, इसलिए वो भी हंसते हुए कहता है, हा लगता है तुमने अपने आप को कुछ जरूरत से ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया। लेकिन तभी उस धमाके के अंदर से एक जोरदार रोशनी निकलती है जो उस ब्लास्ट को चीर देता है, जो सीधे जाकर जॉन को बर्फ में जमा देता है। जहाँ वो अटैक करते हुए जॉबेन उस आग से बाहर निकलता है और फिर जॉन से कहता है, तुम फिर से मुझसे हार चुके हो। और फिर जॉबेन आगे बढ़ते हुए उस बर्फ के ऊपर अटैक करता है जो सीधे एक ही पंच में उस अटैक से टूट गया था, जहाँ पर जॉन भी उस अटैक की वजह से बेहोश हो गया था। इसके बाद जॉबेन वहीं पे पड़े हुए कंपेनियन बीस्ट के एग को उठाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि ये मेरा है। जिसके बाद टीचर फैंसी भी वहाँ पर मेडिकल टीम वाले को बुलाते हुए जॉन को चेक करने के लिए बोलती है और वहीं पर राजिन वहाँ से जाते हुए काफी ज्यादा गुस्से में थी, जहाँ पर वो अपने हाथ से अपने कपड़े को खींचते हुए अपने मन में कह रही थी, यानी कि अभी तक जॉबेन ने अपनी रियल कॉम्बैट एबिलिटी को छुपा कर रखा था। और वहीं पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जॉबेन और लिजियन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और जहाँ पर टीचर फैंसी भी जॉबेन की एबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जॉबेन अपने डॉर्मेट्री में आ गया था, जहाँ पर उस एग को स्कैन करते हुए देखता है आखिर उसके स्टेटस क्या दिखाते हैं, जहाँ पर जॉबेन उसके स्टेटस को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि इसके स्टेटस काफी ज्यादा अच्छे थे। जॉबेन ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक ऐसा कंपेनियन बीस्ट जिसके पास 4 स्किल है और उसके सारे एट्रीब्यूट 9, ये तो बिल्कुल, और उसके सभी एट्रीब्यूट 19, ये तो बिल्कुल मेरे डिमोनिक जनरल की तरह है। लेकिन साथ ही उसके दिमाग में एक बात और क्लिक करती है जिसके बारे में सोचते हुए कहता है, पर ये काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि ये कंपेनियन बीस्ट होली नाइट स्पेयर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आखिर जॉन ने अभी तक इस एग को हैच क्यों नहीं किया था, तो आखिर इसने पैलेडियन नाइट एग कंपेनियन बीस्ट को इस बेड में क्यों लगाया। इसलिए इसके बारे में नेट पर सर्च करते हुए देखता है कि इस एग के बारे में उसे कुछ पता चल जाए, तो जॉबेन को इंटरनेट पर सर्च करने के बाद लैंसलॉट के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। लैंसलॉट आर्थर लेजेंड में एक बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी बीइंग था जो कि किंग आर्थर की टेबल को बदल देने की ताकत रखता था और साथ ही वो किंग आर्थर का फर्स्ट फादर का भाई था। लैंसलॉट के किंग आर्थर के ग्रेटेस्ट नाइट होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने के नाते वो बहुत ही ज्यादा अच्छा भी था, जहाँ पे सभी लोग उससे बहुत ही ज्यादा प्यार भी करते थे। पर जब लैंसलॉट का किंग आर्थर की वाइफ के साथ एक वैसा वाला रिलेशन हुआ तो इसकी वजह से आर्थर की टेबल पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। और फिर जॉबेन पैलेडियन नाइट की लाइफ प्रोविडेंस को चेक करता है तो उसके ऊपर लिखा हुआ था नाइट ऑफ डेस्टिनिटी। ये देखकर जॉबेन के मन में एक और बात आती है, जहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा था, लैंसलॉट के किंग आर्थर के सर्वेंट होने के बाद भी उसने अपने मास्टर की वाइफ की तरफ एक गंदी नजर डाली, जिस मास्टर ने उसे बहुत ही ज्यादा प्यार दिया था। इसी वजह से शायद जॉन ने इस एग को हैच नहीं किया था क्योंकि वो शायद पैलेडियन नाइट के प्रोविडेंस के बारे में जानता था और अगर वो पैलेडियन नाइट को हैच कर लेता तो शायद उसके मास्टर के ऊपर कोई ब्लैक फ्लैश इफेक्ट हो सकता था। इसलिए जॉबेन उस एग को देखते हुए कहता है, अब मेरे पास 2 धारी तलवार है, यानी अगर मैं इसे हैच करता हूँ तो शायद मैं खुद भी घायल हो सकता हूँ। उसके बाद हमें रात में कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर फैंसी किसी से बात कर रही थी, जहाँ पर टीचर फैंसी जॉबेन की तारीफ करते हुए कहती है, जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था, जॉबेन एक स्पेशल स्टूडेंट है, वो हमेशा अपने एबिलिटी के साथ सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर देता है। अगर सच में जॉबेन टार्टेड का पीस ऑफ जेड है तो मुझे लगता है कि वही एक ऐसा इंसान है जो कि उसे कर्व कर सकता है। जहाँ पर हमें उस आदमी का भी सीन दिखाया जाता है जिससे टीचर फैंसी भी बात कर रही है, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाता क्योंकि उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। जहाँ पर वो आदमी टीचर फैंसी से हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास एक परेशान करने वाला स्टूडेंट है। तो टीचर फैंसी उससे बात करते हुए कहती है, ये सब ठीक है क्योंकि जॉबेन ने जॉन के ऊपर अपनी जीत हासिल कर ली है, जो कि एक अपने पावरफुल कंपेनियन बीस्ट का इस्तेमाल करके, इसलिए अब मैं तुम्हारी सलाह के हिसाब से चलूंगी। जो कहते हुए टीचर फैंसी फोन रख देती है और वो आदमी अपने चेन के सहारे उस केव के अंदर कूद जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें अगली सुबह का जॉबेन की डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉबेन अभी भी सो रहा था, लेकिन तभी जॉबेन के पास लिजियन का कॉल आता है, जहाँ पर लिजियन जॉबेन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, अबे कमीने जल्दी से उठ जा, क्या तुमने अभी तक असाइनमेंट नहीं देखा जो टीचर फैनवी ने अभी पोस्ट किया है। तो जॉबेन नींद से उठते हुए कहता है, क्या असाइनमेंट, चलो देखते हैं। तो जॉबेन अपना असाइनमेंट देखता है जहाँ पर उसे फॉरबिडन सिटी के अंदर से 10 ब्रॉन्ज मॉन्स्टर को मारना था। तो ये देखकर जॉबेन लिजियन से बोलता है, क्या फॉरबिडन सिटी से 10 ब्रॉन्ज मॉन्स्टर को मारना है, लेकिन क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो, क्या वो फॉरबिडन सिटी किसी तरीके का खतरनाक डायमेंशनल सिटी नहीं है। जहाँ पर लिजियन उसी के बारे में चेक कर रहा था, जहाँ जॉबेन से कहता है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने इसके बारे में पता किया है और ये किसी तरीके से खतरनाक जगह नहीं है। असल में फॉरबिडन सिटी सनसेट के एक लोवेस्ट रैंक के डंजन में से एक है, जहाँ पर केवल ब्रॉन्ज रैंक के बहुत सारे डायमेंशनल क्रिएचर
क्रिएचर रहा करते हैं और वहाँ पर जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक का मॉन्स्टर देखा गया है वो भी केवल एक लेजेंडरी रैंक का मॉन्स्टर था। वहाँ पर केवल एक ही वजह है जिस वजह से उस जगह को फॉरबिडन सिटी कहा जाता है, क्योंकि फॉरबिडन सिटी के अंदर एक अजीब तरीके की मिस्टीरियस पावर है जिसमें किसी भी तरीके के कंपेनियन बीस्ट के कांटेक्ट में आने के बाद ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है कि तुम वहाँ पर किसी भी तरीके के डायमेंशनल क्रिएचर को समन कर सको। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर ज़ॉबेन और ली जियान दोनों ही ब्रॉन्ज बीस्ट से लड़ रहे थे, जहाँ पे दोनों को इस मॉन्स्टर से लड़ने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही थी। जहाँ पर ज़ॉबेन उसके चेहरे को पकड़कर उसके चेहरे को खींच रहा था और वहीं पर ली जियान अपनी पावर की मदद से उसके पैरों पर अटैक करता है। लेकिन ली जियान बहुत सारे अटैक करने के बाद भी उससे कहता है आखिर मेरे इतने सारे अटैक करने के बावजूद भी ये अभी तक पूरी तरह से ठीक क्यों है, जो कहते हुए अपने मॉर्टल वॉर गॉड का इस्तेमाल करता है और सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस अटैक की वजह से भी उस मॉन्स्टर के ऊपर ज्यादा असर नहीं होता, जिस प्रेशर की वजह से ली जियान पीछे की तरफ फेंका जाता है। ये देखकर वो कहता है इसका डिफेंस तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वहीं पर ज़ॉबेन अपने QI कट स्टार स्लैश का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने स्लैश लगाने की कोशिश करता है। जहाँ हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के ऊपर उस स्लैश से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। ये देखकर ली जियान चिल्लाते हुए कहता है ज़ॉबेन ये अटैक उसके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्टिव है, तो इसी तरीके से अटैक करते हुए सीधे उसको मार दो। लेकिन उसकी इतनी बात पूरी नहीं होती है, जहाँ पर ज़ॉबेन वहाँ से भागते हुए ली जियान से कहता है अब मेरे सारे के सारे अटैक और एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और जो मैंने अभी अटैक किया था वो मेरा आखिरी अटैक था। ये देख ली जियान भी काफी घबरा जाता है, जहाँ उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है अबे कमीने। जिसके बाद वो दोनों निकल कर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर ली जियान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो हाफते हुए कहता है क्या टीचर फेनवी ने इन्फॉर्मेशन देते हुए हमसे ये नहीं कहा था कि इनके एट्रीब्यूट काफी ज्यादा एवरेज हैं, लेकिन ये देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी आयरन बोल्ट की तरह हैं और बहुत ही ज्यादा हार्ड हैं। लेकिन ज़ॉबेन उसकी बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि वहाँ पर उसे एक डेंजर मार्क मिल गया था, जहाँ पर वो उसकी फोटो ले रहा था, जहाँ पर फोटो लेते हुए कह रहा था अब कुछ भी हो मुझे यहाँ पर डेंजर मार्क मिल गया है जिसको ढूंढना मेरे लिए काफी आसान था। लेकिन ली जियान ज़ॉबेन का ध्यान अपनी तरफ न देखते हुए उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है ज़ॉबेन क्या तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो, ये मिशन बहुत ही ज्यादा हार्ड है और हम लोग यहाँ पर अपने कंपेनियन बीस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ॉबेन घर आ गया था, जहाँ पे ज़ॉबेन अपने खून को बर्बाद करते हुए उस सिटी का एनालाइज कर रहा था, जहाँ पर उस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा हारने के बाद कहता है यहाँ पर इस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा हारने के बाद आखिरकार मुझे यहाँ पर इसकी वीकनेस के बारे में पता चल गया है। जो कहते हुए वो जंप कर सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर हमें उस मॉन्स्टर की पीठ को दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ॉबेन उस मॉन्स्टर के ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर हार कर सीधे मर जाता है। और फिर उस मॉन्स्टर को मार देने के बाद ज़ॉबेन कहता है इस ब्रॉन्ज मॉन्स्टर को मूवमेंट करने के लिए एक इनर एनर्जी की जरूरत होती है, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर अपने अटैक और डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर हम इस ब्रॉन्ज मॉन्स्टर के फ्लो को ही तोड़ दिया जाए तो ये लोग यहीं पर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और यही इनके एक वीक पॉइंट है। जहाँ पर ज़ॉबेन आगे कहता है बहुत सारा टेस्ट लेने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया है इन सारे ब्रॉन्ज मॉन्स्टर के ऊपर एक मार्क होता है जिसे पूरी तरह से तबाह करने के बाद ये लोग मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर है इनके वीक पॉइंट अलग अलग जगह पे हैं। जिसके बाद वो परेशान होते हुए आगे कहता है अगर एक मॉडल भी इस ब्रॉन्ज मॉन्स्टर को मारना चाहे तो वहाँ पर इस मॉन्स्टर को हराने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी। जिसके बाद हमें फिर से सनसेट कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली जियान के पास एक नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर ज़ॉबेन ने ली जियान को एक फाइल सेंड की थी, जहाँ पर ज़ॉबेन ने उस मॉन्स्टर के वीक पॉइंट के बारे में बताया था। और वहीं पर हम ली जियान को भी देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जहाँ उस फाइल को देखते हुए कहता है आखिर ये क्या है। लेकिन जब उस फाइल को चेक कर लेता है फिर ज़ॉबेन को फोन लगाते हुए ज़ॉबेन से कहता है सच में आज मैंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया। तो ज़ॉबेन उसे कांग्रेस करता है, जहाँ पर ली जियान ज़ॉबेन से आगे कहता है ज़ॉबेन तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, तुम्हारे फाइल को अकॉर्डिंग मैंने उसे काम किया जिसकी वजह से मैंने अकेले ही इस मॉन्स्टर को हरा दिया। और साथ ही ज़ॉबेन से आगे कहता है जिस तरीके की फाइल तुमने आज मुझे भेजी थी वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में थी, लेकिन ज़ॉबेन आखिर वो फाइल तुम्हें कहाँ पर मिली। लेकिन ज़ॉबेन उसकी बातें सुनने के बाद कहता है ये सब छोड़ो, लेकिन एक मॉडल वहाँ पर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा एफर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन अब इस सब के बाद कोई भी इंसान इसे बड़े आसानी से उस मॉन्स्टर को मार सकता है। और साथ ही ज़ॉबेन ली जियान से आगे पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि ये फाइल जो मैंने अभी बनाई है उसे क्या किसी को बेची जा सकती है। तो उसकी बात सुनकर ली जियान हंसते हुए कहता है जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वजह से तुम बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाओगे। इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ॉबेन और ली जियान दोनों उसके सामने खड़े हुए थे, जहाँ पर वो लड़की ज़ॉबेन से पूछती है क्या रेड स्ट्रेटेजी, क्या तुम्हें लगता है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए तुम्हें एक रेड स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। जो कहते हुए वो लड़की वहाँ पर उन दोनों को असाइनमेंट दिखाते हुए कहती है यहाँ
जहाँ पर टीचर ने इस मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ 10 ब्रॉन्ज मॉन्स्टर को मारने के लिए कहा है, जहाँ पे जो इमॉर्टल रैंक के ब्रॉन्ज मॉन्स्टर होते हैं वो भी ब्रॉन्ज मॉन्स्टर ही होते हैं। ये बात सुनकर ली जियान ज़ॉबेन दोनों ही हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर ली जियान उससे पूछता है क्या ब्रॉन्ज रैबिट, और ये सभी बातें सुनकर ली जियान की हालत तो देखने लायक होती है और ज़ॉबेन जल्दी से अपने होमवर्क को चेक करने लगता है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर लेजेंडरी रैंक के बीस्ट को मारने पे लगे हुए थे, लेकिन बाकी के स्टूडेंट पहले से ही ब्रॉन्ज रैबिट को मारकर अपना असाइनमेंट पहले ही कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन वहाँ पर ज़ॉबेन को अपना असाइनमेंट लेजेंडरी मॉन्स्टर को मारने का दिख रहा था, तो ये देखकर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं बिल्कुल, जो टीचर फैनवी ने हम दोनों को होमवर्क दिया है ये बाकी सभी स्टूडेंट से पूरी तरह से अलग है। तो ये देखकर ली जियान कहता है सच में ये तो काफी ज्यादा अजीब है, आखिर टीचर फैंसी ने हम लोगों को डिफरेंट मिशन क्यों दिया है। और ज़ॉबेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो उसने स्ट्रेटेजी बनाई थी उसे अब कोई भी नहीं लेने वाला, लेकिन तभी पीछे से हुआन जी आते हुए उन दोनों को गले से पकड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा हो, क्योंकि ये सब स्पेशल रिक्रूट वाले क्लासमेट के लिए है और उन लोगों को भी वही होमवर्क दिया गया है जो कि तुम लोगों को मिला है। वो दोनों भी हुआन जी को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे, जहाँ पर हुआन जी ज़ॉबेन के स्ट्रेटेजी को अच्छे से पढ़ने के बाद कहता है मैंने इस चीज को कभी भी नोटिस नहीं किया था कि तुम लोगों ने सच में इस चीज के ऊपर रिसर्च की है और किस तरीके के लेजेंडरी रैंक के ब्रॉन्ज मॉन्स्टर को मारा जाता है उसके बारे में पूरी डिटेल लिखे होंगे। ऐसा लगता है कि मुझे मेरे गेम के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ज़ॉबेन उसकी सारी बातें सुनने के बाद उससे पूछता है सीनियर क्या स्पेशल रिक्रूटमेंट वाले स्टूडेंट क्या मेरी ये स्ट्रेटेजी खरीदेंगे। तो उसकी बात सुनकर हुआन जी उससे कहता है नहीं। तो उसकी बात सुनकर ली जियान भी थोड़ा हैरान हो जाता है, जहाँ पर हुआन जी उसके बारे में बताते हुए कहता है क्योंकि रिक्रूटमेंट वाले स्पेशल स्टूडेंट की जनरली देखा जाए तो सबकी अलग अलग प्राइड है और वो यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी पर रिलाई करते हुए मिशन को पूरा करेंगे। तो इसका मतलब तो यही है कि वो लोग इस चीज पर एडमिट कर रहे हैं कि वो लोगों की स्किल दूसरे स्टूडेंट से अच्छी नहीं है, तो इसी की वजह से उन लोगों को इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर रिलाई करना पड़ रहा है। जहाँ पर ज़ॉबेन और ली जियान ये बात सुनकर वहाँ से जाने लगते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं ये देखकर ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने बेफोकट में इतनी मेहनत की। तो ज़ॉबेन आगे बढ़ते हुए कहता है मैं तो बस यही चाहता था कि मैं इससे थोड़ा पैसा कमा सकूं। लेकिन हुआन जी उन दोनों को रोकते हुए कहता है कि अरे रुको रुको, पहले कम से कम मेरी बात तो पूरी करने दो। जिसके बाद हुआन जी ज़ॉबेन को आगे रोकते हुए उससे आगे बोलता है भले ही तुम्हारी ये रेड स्ट्रेटेजी इस मिशन को पूरा करने के लिए ना लें, लेकिन फिर भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि फॉरबिडन सिटी के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए इसे ले सकते हैं। तो ये बात सुनकर ज़ॉबेन अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है सीनियर आखिर आप हमेशा रिकॉर्ड को तोड़ने के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। तो वो भी उसे खुश होते हुए कहता है पैसा कमाने के लिए। जिसके बाद वो उसे आगे बताते हुए कहता है यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि डेफिनेटली तुमसे अकेले में आकर इस चीज को जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि उन लोगों का गोल रैंकिंग रेसिंग में सबसे ऊपर आने पर है। जहाँ पर ज़ॉबेन रैंकिंग रेसिंग के बारे में सुनकर इसके बारे में सोचते हुए कहता है मैंने इसके बारे में सुना था। तो वान जी उसके बारे में बताते हुए कहता है हाँ, लोटस केव के अंदर फेंग क्यूआन और जावलू दोनों इसकी वजह से मेरे रिकॉर्ड को तोड़ने के पीछे पड़े थे। जहाँ पर वो लोग इसके बारे में बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी ज़ॉबेन को कोई पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कोई और ने फेंगक्यूआन उसे पकड़ लेता है। जहाँ पर वो उसे पकड़ते हुए कहता है कोच आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। जिसके बाद वो वहाँ से उसे खींचते हुए ले जाने लगता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है कोच समय हो चुका है तो चलिए अब लेसन लेते हैं। लेकिन ज़ॉबेन वहाँ से खींचा जा रहा था, इसलिए वो अपने पैंट को पकड़ते हुए कहता है अबे जल्दी से रुक जा, अगर तुम ऐसे ही मुझे खींचते रहोगे तो मेरा साला यहीं पर पैंट उतर जाएगा। ये देखने के बाद ली जियान पूरी से चुप हो जाता है और वहीं पर हुआन जी ज़ॉबेन का फोन पकड़े हुए कहता है जूनियर तुम्हें अपने मोबाइल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट इन ट्रेनिंग रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर फेंग क्यूआन ज़ॉबेन के सामने झुकते हुए कहता है कोच मैंने आई ऑफ माइंड को अच्छी तरह से सीख लिया है जैसा कि आपने मुझे बताया था। लेकिन ज़ॉबेन ये नाम सुनने के बाद पूरी तरह से डिप्रेस होते हुए अपने मन में कह रहा था क्या ऐसी भी कोई चीज है जो मैंने तुम्हें बताई थी। जहाँ पर फेंग क्यूआन अपने ऑरा को रिलीज करते हुए अपनी आंखों को बंद कर अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए ज़ॉबेन से कहता है कोच मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि आखिर मैंने यहाँ पर क्या क्या सीखा है। जो कहते हुए बहुत ही तेजी से अपनी तलवार को निकाल कर ज़ॉबेन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ज़ॉबेन भी इस चीज को नोटिस कर उस अटैक से सही समय पर बच जाता है। जहाँ पर उसकी स्पीड को देखते हुए कहता है सच में फेंग क्यूआन की तलवार की स्पीड सच में बहुत ही ज्यादा है। वहीं पर हम ज़ॉबेन के बाल को देखते हैं जिस स्लैश की वजह से ज़ॉबेन के कुछ बाल भी कट चुके थे। और वहीं पर हम फेंग क्यूआन की तलवार को देखते हैं जहाँ पर वो फिर से
स्विंग करते हुए जॉबेन के ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन जॉबेन इसके अटैक से हर बार बचते हुए अपने मन में सोच रहा था इसके अटैक के अंदर कोई भी एडिशनल मूव नहीं है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से लॉक्ड है। और फिर फैंग क्यूआन फिर से जॉबेन के ऊपर अटैक करता है तो वहीं पर जॉबेन अपने ड्रैगन सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी बॉडी को ग्लो करने लग जाता है। तो इसलिए अब उसके ऊपर अब कोई भी अटैक होगा तो बड़े आराम से अपनी बॉडी को यहाँ वहाँ हिला सकता है। ये समझ सकते हो कि इसकी स्पीड अब बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी थी। और वहीं पर फैंग क्यूआन की तलवार अब अलग अलग पोजीशन से उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। तो जॉबेन अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए हर बार उसके अटैक से बड़े आसानी से बच जाता है। और साथ ही फिर से अपने उनमें बोल रहा था आई ऑफ द माइंड। सच में ये नाम सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस ब्लेड की आंखें हो जो रेगुलरली मुझे देखी जा रही है। और ऐसे इन दोनों की ट्रेनिंग आधे घंटे से भी ज्यादा चलती रहती है। जिसके बाद फैंग क्यूआन जल्दी से अपनी तलवार को फिर से अपने मियान में रख लेता है। और वहीं पर हम फैंग क्यूआन को देखते हैं जहाँ पर उसने अपनी तलवार को इतनी देर तक घुमाया था जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा थक गया था। और फिर जॉबेन से कहता है मुझे पता है मैं अभी अपने करंट सिचुएशन में नहीं हूँ और ना ही मैं उस रेलम तक पहुंचा हूँ जहाँ तक मेरे कोच हैं। लेकिन मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जितना जल्दी हो सके मैं आप तक पहुंच जाऊं। और मैंने जितने भी अटैक अभी तक किए थे आखिर आपको कैसा लगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं उस रेलम तक पहुंच चुका हूं जहां मैं किसी का भी सामना कर सका हूं? लेकिन यहाँ पर इन सबके बीच में फैंग क्यूआन ने जॉबेन का टी शर्ट को फाड़ दिया था जिसे देखकर जॉबेन अपने मन में कहता है भले ही ये देखने में काफी ज्यादा सिमिलर हो लेकिन फिर भी ये डीटिंग से पूरी तरह से अलग है और इसका रेलम भी पूरी तरह से अलग है। और इस सबके बाद जॉबेन फैंग क्यूआन से बोलता है फैंग क्यूआन अगर मैं तुम्हें सच बताऊं ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जो कि मैं तुम्हें समझा सकूं या फिर मैं तुम्हें बता सकूं। ये आई ऑफ द माइंड तुमने अपनी खुद के टैलेंट से सीखी है। इसका मतलब ये है कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और बहुत ही ज्यादा समझदार हो। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यही सही होगा कि मुझे तुम्हारे पैसे वापस दे देना चाहिए। तो फैंग क्यूआन उसकी बात सुनने के बाद उससे कहता है रुक जाइए कोच, मैं आपकी बॉडी को देखकर ये समझ सकता हूँ कि आखिर मेरी प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है। और मैं ये भी बात अच्छे से जानता हूँ कि आप अकेले में आप बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर मुझे टाइम देने की वजह से आपका प्रैक्टिस टाइम यहाँ पर बर्बाद जा रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हूँ जो कि मैंने यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस के लिए रोक लिया है आपको। तो जॉबेन उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसे अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा फैंग क्यूआन इतना ज्यादा भोला था कि उसकी बात सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं था। और वो उससे आगे कहता है कोच आपको इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपके साइड में रहूंगा और अच्छे से पढ़ाई करूंगा और अपनी ट्रेनिंग भी खुद से ही करूंगा। और कोच जब भी आपको मेरी जरूरत हो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। जॉबेन उसकी बात सुनकर अपने मन में कह रहा था लगता है ये गधा लड़का पूरी तरह से पागल हो चुका है। जिसके बाद जॉबेन वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। तो उसकी बात सुनकर फैंग क्यूआन काफी ज्यादा खुश हो जाता है जहाँ पर रास्ते में उससे कहता है कोच मैं आपको अच्छी तरीके से समझना चाहता हूँ इसलिए कोच मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर जॉबेन उसे मना करते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और साथ ही अपने मन में सोच रहा था अगर हम लोग एक साथ रहने लगेंगे तो मैं अपना गेम कैसे खेल पाऊंगा। और साथ ही चलते हुए आगे फैंग क्यूआन से कहता है अगर तुम ऐसा मेरे साथ रहने का सोचते हो तो तुम्हारा जान जाने का भी खतरा हो सकता है। तो उसकी बात सुनकर फैंग क्यूआन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है जहाँ पर अपने मन में कह रहा था रुको क्या मास्टर ने ये कहा कि यहाँ पर मेरी जान भी जा सकती है। और पता नहीं उसकी बात को क्या वो समझ लेता है जहाँ पर वो रोते हुए कहता है जैसा कि मुझे लगा था मेरे कोच सीक्रेटली बहुत ही ज्यादा खतरनाक और कड़ी ट्रेनिंग करते हैं जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहीं पर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जॉबेन अपने घर पे आ चुका था। और वहीं पर हम देखते हैं जहाँ पर हमारा बकरा भाई बड़े मस्त एल्बम पढ़ रहा था जहाँ पर जॉबेन हमारे बकरे भाई से कहता है मैं तुम्हारे लिए सब्जी लेकर आया हूँ जो कि किचन के अंदर रखी है। जो कहते हुए अपने कपड़े उतार कर नहाने के लिए जाने लगता है। वहीं पर हमारा बकरा भाई बड़े मस्त से कैरेट खाते हुए एल्बम को देख रहा था। और वहीं पर हम उस एल्बम में देखते हैं जहाँ पे जॉबेन ने अपने पापा के साथ फोटो खिंचाई थी। तो उसे देखते हुए हमारा बकरा भाई कैरेट खाते हुए बोलता है जॉली फैंग। तो उसकी बात सुनकर जॉबेन काफी ज्यादा हैरान काफी कंफ्यूज हो जाता है जहाँ पे वो आसपास देखते हुए अपने मन में कहता है क्या मुझे यहाँ पर कोई छलावा हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि अभी भी मैंने अपने फादर का यहाँ पर नाम सुना। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जॉबेन अपने एंड नेस्ट का गेम खेल रहा था जहाँ पर जॉबेन फिर से गोल्डन एंड से लड़ रहा था। लेकिन जॉबेन की स्पीड उससे काफी कम होती है इसलिए उसको देखते हुए कहता है मेरी सिल्वर फ्राई एंड की स्पीड इससे काफी ज्यादा कम है। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं जहाँ पर वो एंड उसके ऊपर अटैक कर जॉबेन को मारने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक से जॉबेन वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। ये देखकर गोल्डन एंड काफी कंफ्यूज हो गई थी और वो आसपास देखते हुए जॉबेन को ढूंढने लगती
होती है कि आखिर ज़ॉबिन कहाँ गया। और वहीं पर हम देखते हैं जहाँ पर ज़ॉबिन के डिमोनिक जनरल ने एब्जॉर्ब पाम स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए ज़ॉबिन को किसी और जगह टेलीपोर्ट कर दिया था, जिससे ज़ॉबिन उस नेस्ट के अंदर जा सकता था। जहाँ पे ज़ॉबिन ये देखते हुए अपने मन में कह रहा था, डिमोनिक जनरल मेरे लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत समय निकाल सकता है, जिसकी वजह से मैं इसके अंदर जा सकूं। लेकिन ये चीज देखकर उस गोल्डन एंड को ज़ॉबिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो अपनी फुल स्पीड के साथ सीधे ज़ॉबिन की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन ज़ॉबिन सीधे नीचे कूद जाता है, जो कि सीधे उस गोल्डन लिक्विड के अंदर गिरने वाला था। लेकिन वो एंड बहुत ही तेजी से ज़ॉबिन की तरफ बढ़ने लगती है। तो ये देखकर ज़ॉबिन अपने मन में कह रहा था, जैसा कि एपिक मॉन्स्टर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, हम दोनों में पावर का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। इसलिए ज़ॉबिन जल्दी से अपने बनाना फेरी के पंखे को बाहर निकालते हुए उसकी स्किल द ग्रेट यंग विंड ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा हवा का झोंका आ जाता है, जो अटैक सीधे जाकर वो गोल्डन एंड पर लगने वाली होती है। लेकिन गोल्डन एंड उस अटैक को डॉज कर लेती है और ये देखकर ज़ॉबिन को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन ज़ॉबिन का ये अटैक उस गोल्डन एंड के कोकून की तरफ जाने लगता है, तो वो गोल्डन एंड अपने कोकून को बचाने के लिए सीधे उस अटैक के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपने एक स्किल का इस्तेमाल करते हुए सीधे अपने सामने एक बड़ी सी शील्ड बना लेती है। ये देखकर ज़ॉबिन भी हैरान होते हुए कहता है, आखिर इसे क्या हुआ, आखिर ये पीछे की तरफ क्यों जा रही है। लेकिन जैसे उसकी नजर कोकून की तरफ पड़ती है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो अपने कोकून की रक्षा करने के लिए वहाँ पर गई थी। तो फिर ज़ॉबिन जितना जल्दी हो सके उस हनी को पीने लगता है और उस गोल्डन एंड की हनी को पीने की वजह से ज़ॉबिन का एसएस एनर्जी का पॉइंट 1-1 प्लस होने लगता है। और ऐसे ही करते करते ज़ॉबिन को बहुत ही सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं और ऐसे ही लगातार ज़ॉबिन उस हनी को पी रहा होता है। लेकिन तभी वो गोल्डन एंड आकर उसके पीछे सीधे उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो वहीं पर ज़ॉबिन का गेम खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी ज़ॉबिन ये देखकर खुश होते हुए कहता है, वो गोल्डन एंड अपने सामने खड़े हुए दुश्मन को मारने के बजाय अपनी कोकून की रक्षा करने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ जाती है, यानी कि उसको बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। यानी आखिरकार मुझे एक ऐसा ट्रिक मिल चुका है जिसकी वजह से मैं उस गोल्डन एंड की हनी को आराम से पी सकता हूँ। लेकिन तभी ज़ॉबिन के पास लिजुयन का कॉल आता है, जो उससे पूछता है, आखिर क्या हुआ, आखिर तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। तो लिजुयन उससे बोलता है कि चलो हम लोग फॉरबिडन सिटी के मिशन को कंप्लीट करने के लिए कल चलते हैं। तो ज़ॉबिन उससे कहता है, ठीक है, लेकिन हम लोग के पास अब रेड स्ट्रेटजी है, तो हम लोगों को उस मिशन को कंप्लीट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन मिशन की ड्यूरेशन तो काफी ज्यादा लंबी है, तो आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी करने की क्या जरूरत है। तो लिजुयन उसकी बात सुनने के बाद उससे आगे कहता है, हाँ मैं समझ गया, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि हमने हमारी सिस्टर से एक प्रॉमिस किया था, जिससे हम लोग उसकी क्लब को काफी अच्छी तरीके से जान पाएंगे और कई सारे मिशन को एक साथ करेंगे। तो मेरी बहन ने मुझसे कहा था कि हम लोग उसके साथ चलें और फॉरबिडन सिटी के मिशन को पूरा करें, और वैसे भी हमारा मिशन भी वहाँ पर है, तो हम लोगों को भी वहाँ पर आसानी होगी और हम लोग भी वहाँ पर लड़कियों के साथ अच्छी खासी कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। तो उसकी बात सुनकर ज़ॉबिन तो ये अच्छे से समझ जाता है कि वहाँ पर लिजुयन लड़कियों के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए जा रहा है। तो उसकी बात सुनने के बाद कहता है, ठीक है मैं समझ गया, जो कहकर ज़ॉबिन तो फोन रख देता है। लेकिन तभी उसकी सिस्टर यानी कि लिजुयन की बहन उसके पास आते हुए कहती है, ज़ावलाओ। तो उसकी बात सुनकर लिजुयन घबराते हुए कहता है, सिस्टर आखिर मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे इस नाम से पुकारा मत करो। तो उसकी बहन उसे बताती है, अभी मैंने दूसरे ग्रुप की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है और वो लोग भी हमारे साथ ज्वाइंट होकर इस मिशन को पूरा करना चाहते हैं। यानी जो मैंने एक्टिविटी जितनी सोची थी ये तो उससे ज्यादा एक्टिव निकली। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम फॉरबिडन सिटी में देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पर आ चुके थे, जहाँ पर ज़ॉबिन उन सभी को देखते हुए कहता है, सच में यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। और वहीं पर हम लोग हाफेंग को भी देखते हैं, जहाँ पर वो वीगो से बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट क्लब एक्सचेंज में क्या कर रहे हैं। क्या सीनियर वीगो यहाँ पर क्लब प्रेसिडेंट सक्सेसर का इस्तेमाल करते हुए लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। तो उसकी बात सुनकर वीगो गुस्से से उसके कहता है, तुम्हारा ये ग्रुप सबसे ज्यादा परेशानी खड़े करने वालों में से एक है और यहाँ पर तुम्हारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी करते हैं। और बात करें कॉलेज का तो कोई भी नियम नहीं मानते, इसलिए मैं यहाँ पर तुम लोगों के ऊपर नजर बनाने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर इन दोनों में आपस में बहसबाजी चल रही थी, जो देखकर ज़ॉबिन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर वियान आते हुए ज़ॉबिन से कहती है, तुम्हें काफी लंबे समय बाद देखकर अच्छा लग रहा है, तुम उस फाइट के बाद काफी फेमस हो चुके हो। तो ज़ॉबिन भी वियान को वहाँ देखते हुए कहता है, ये तो आप हैं। जिसके बाद वहाँ पर क्यूवन और ज़ावलू भी आ जाते हैं, जो कि ज़ॉबिन को आवाज देते हैं। तो ज़ॉबिन उन दोनों को देखकर उन दोनों से पूछता है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये बात सुनकर लिजुयन हंसते हुए ज़ॉबिन को बताता है, क्योंकि ये दोनों हमारे क्लब के न्यू मेंबर हैं। तो उसकी बात सुनकर ज़ॉबिन लिजुयन को साइड में ले जाकर उससे पूछता है, तो मुझे बताओ आखिर इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए तुमने क्या ट्रिक आजमाई। तो लिजुयन उसे कहता है, ऐसा मत बोलो यार, ये तो काफी ज्यादा
ज्यादा बुरा लग रहा है। मैंने यहाँ पर कीवन को बताया अगर वो मेरे क्लब को ज्वाइन कर लेगा तो उसे यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए काफी ज्यादा चांसेस मिल जाएंगे, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो हमारे क्लब को ज्वाइन करेगा। और ऐसा ही मैंने जावलू से बोला था। तो ये बात सुनकर जावलू भी उससे कही थी हाँ मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रोटैगनिस्ट की टीम के अंदर ज्वाइन होना चाहिए। ये बात सुनकर जॉबिन थोड़ा कंफ्यूज था। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट अपना मिशन कंप्लीट कर रहे थे और वहीं पर दूसरी तरफ फैंकीवन और जावलू जॉबिन की स्ट्रेटेजी जानने के बाद हैरान होते हुए कहते हैं सच में मेरे कोच तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहीं पर जावलू भी ये देखते हुए कहती है सच में तुम्हारी रेड स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा कमाल की है। तुम्हारी रेड स्ट्रेटेजी मुझे ब्रॉन्ज मास्टर को मारने के लिए काफी ज्यादा फास्ट लगती है। और वहीं पर हमें जॉबिन को दिखाया जाता है जहाँ पर कोने में खड़ा हुआ कहता है आखिरकार मुझे एक कोना मिल गया, तो चलो अब मैं बैठकर यहाँ पर गेम खेल सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक से जॉबिन का मोबाइल यानी कि वही मिस्टीरियस मोबाइल अजीब तरह से वाइब्रेट करने लगता है, जो देख कर वो जल्दी से अपने मोबाइल को निकालता है जहाँ पे उसके मोबाइल में कैमरा शो हो रहा था और वो अजीब तरीके से वाइब्रेट कर रहा था। जॉबिन ये देख कर काफी कंफ्यूज था, लेकिन तभी अचानक से वो पूरी की पूरी फॉरबिडन सिटी हिलने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो गए थे और उसे देखकर काफी लोग डर जाते हैं। ये देखकर कई सारे लोग चिल्लाते हुए कहते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आ रहा है। लेकिन पीछे से एक लड़का कहता है नहीं जरा सामने देखो। लेकिन तभी अचानक से ऊपर से कई सारे पत्थर गिरने लगते हैं और जॉबिन के सामने एक गेट अपेयर हो जाता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और उसे देखते हुए हैरानी के साथ कहते हैं ये चीज की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जहाँ पर एक लड़का सामने की तरफ देखते हुए कहता है देखो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई खाली जगह है। जहाँ पर दूसरा लड़का उसकी तरफ बात करते हुए कहता है सामने देखो ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ है। जहाँ पर सभी लोग यानी कि सभी स्टूडेंट उसके बारे में बातें करने लगते हैं। जहाँ पर किसी को ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर ट्रेजर हो सकता है और कई लोग अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से अंदर जाने के लिए बोलते हैं। और वहीं पर ली जियान सामने की तरफ खड़ा होकर उसे देखते हुए कहता है लेकिन फॉरम सिटी के मैप के अंदर ये तो जगह रजिस्टर्ड नहीं है और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पर ऐसी किसी भी जगह के बारे में लिखा होगा। तो जॉबिन उसकी बात सुनते हुए उसे कहता है तो चलो हम लोग अंदर देखते हैं कि आखिर उसके अंदर क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट अंदर चले गए थे। जहाँ पर जॉबिन अपने सामने देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट है, जिसे देखकर ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो गेट है या कुछ और है। और वहीं पर सभी लोग इसे देखते हुए कहते हैं आखिर ये क्या चीज है। इस स्ट्रक्चर को ब्राउन से बनाया गया है। जिसके बाद सभी लोग चारों तरफ से उसे चेक करने लगते हैं। और वहीं पर जावलू भी ये देखते हुए कहती है ऐसा लगता है कि ये केव काफी ज्यादा स्पेशल है। और हमें जॉबिन को भी दिखाया जाता है कि वो अपने डीमन एंड गॉड रिकॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए हवा में चल रहा था और वो स्ट्रक्चर के ऊपर देखता है लेकिन वहाँ पर उसे कुछ नहीं दिखता। जॉबिन ये देखते हुए कहता है आखिर इस स्ट्रक्चर के अंदर कहीं से भी अंदर जाने का रास्ता क्यों नहीं है, ना इसके ऊपर कोई विंड बनी है। और वहीं पर हमें नीचे की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग उसके ऊपर अटैक करके उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके किसी भी अटैक से उस दरवाजे पर जरा से भी खरोच नहीं आती। वीगो भी ये देखते हुए कहता है लगता है इसके ऊपर वायलेंस काम नहीं करने वाला। और वहीं पर जॉबिन भी उस स्ट्रक्चर को देखकर अपने मन में बोल रहा था इसके ऊपर कोई भी दरवाजा नहीं है और ये किसी तरीके की एनर्जी से प्रोटेक्टेड है, तो आखिर ये चीज क्या है। लेकिन तभी हमें एक लड़की की आवाज आती है जो सबसे घबराते हुए कहता है शायद ये जगह वही है जो हेवन और गॉड को एक साथ जोड़ती है। तो ये सुनकर वीगो उससे कहता है कि अनवैन क्या तुम इस स्ट्रक्चर के हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हो। तो वो लड़का थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उसके बारे में बताते हुए कहता है पास्ट एरा में इंसान भूतों और भगवानों पर यकीन करते थे। वो इस चीज पर यकीन किया करते थे कि भगवान जितनी भी जिंदा चीजें हैं उन सबको मारने की ताकत रखता है। तो हेवन की रिस्पेक्ट में जो रॉयल फैमिली हुआ करती थी वो एक प्रैक्टिकल रिचुअल करवाया करती थी और शायद वो रिचुअल यहाँ पर हुआ करता था। और इस सब के अलावा लेजेंड के अकॉर्डिंग ईस्टर्न डायनेस्टी के अंदर जाओटियान सी नाम का एक इंसान हुआ करता था जो कि मौत से काफी ज्यादा डरता था, इसलिए उसने सिटी ऑफ डेथ के अंदर अपने फ्लैश और खून को बंद कर दिया था जिससे वो हेवन और अर्थ से अलग हो जाए। और ऐसा कर कर उसने मौत से छलावा देने की कोशिश की, लेकिन वो हेवन और डेथ वो उससे नहीं बच पाया और आखिर में वो फेथ वो उसको भी ले डूबा और वो अभी भी मर रहा है। और हिस्ट्री बुक के अकॉर्डिंग जो कि रिकॉर्ड के अंदर लिखा है ये वही जगह है जो कि हेवन और गॉड को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। और इस स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन भी उसी तरीके का है जो कि ब्राउन से बना है और उसके ऊपर कोई भी दरवाजा नहीं है। तो ये सब सुनने के बाद लिज वियान उसके ऊपर हंसते हुए कहता है ब्रदर हम लोग इसी चीज का तो वेट कर रहे थे, यानी कि तुम्हें इसके बारे में इतना पता है तो शायद तुम ये भी जानते होगे तो आखिर इसके अंदर जाने का रास्ता क्या है। तो ये बात सुनकर जियान थोड़ा घबराते हुए उससे कहता है हाँ पर अगर ये ईस्टर्न जाओ वही डायनेस्टी होगी तो हम लोगों को शायद डेथ सिटी के साउथर्न वॉल को तोड़कर उसको खोजने की कोशिश करनी चाहिए, तो शायद हम
लोग वहाँ से अंदर जा सकते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट इन साउथर्न वॉल को तोड़ा हुआ दिखाया जाता है, जिसे देखकर जियान उन लोगों से कहता है उन सभी लोगों को गए हुए काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है, शायद अंदर काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। तो वहीं पर बैठा हुआ फेंग क्यूआन उससे कहता है मेरे कोच उन लोग के साथ हैं तो वो लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जिसके बाद हमें उसी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सामने एक बड़ा पेड़ बना हुआ था और वहाँ पर जितने सारे लोग आए हुए थे आसपास देख रहे थे। वो लोग सब जगह देखते हुए कहते हैं यहाँ पर तो कुछ खास नहीं है। तो शायद यहाँ पर इसे डेथ सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक डेथ पेड़ है और सभी लोग उस सूखे हुए पेड़ को देखकर आसपास किसी चीज की खोज करते हुए कहते हैं कि शायद वहाँ पर उसे कुछ मिल जाए। और वहीं पर ज़ॉबेन अपने मोबाइल को निकाल कर उस पेड़ को स्कैन करने की कोशिश कर रहा था, जो कि डाउनलोडिंग पर चली जाती है। जो देख कर ज़ॉबेन अपने मन में कहता है जैसा कि मैंने सोचा था ये पेड़ है। ये पहली बार है कि मेरे मोबाइल ने किसी सिंबल के अलावा किसी पेड़ के ऊपर रिएक्ट किया है। जिसके बाद वो लिजियन से पूछता है तुम लोगों को वहाँ पर कुछ मिला? तो लिजियन उसकी बात सुनते हुए कहता है नहीं, यहाँ पर तो हमें इस पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन तभी अचानक से वो पेड़ पूरी तरह से खिल जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस पेड़ की वजह से बहुत ही ज्यादा लाइट आ रही थी। ये देखकर हाफेंग आगे बढ़ते हुए कहता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? तो एक लड़का उस पेड़ के सामने से निकल कर आते हुए कहता है मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो बस यहाँ पर चेक कर रहा था और गलती से जैसे मैंने इस पेड़ को टच किया तो ये पेड़ ऐसा हो गया। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद उस पेड़ पे जितनी सारी लाइट आई थी वो गायब होने लगती है। तो ये देखकर वो लड़की उसके ऊपर अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए चेक करती है कि उसे कुछ कर्ज हुआ है कि नहीं। तो फिर वो लड़की अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए सभी लोगों को बताती है असल में इसके पास ना कर्ज ना कुछ दिक्कत है, मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि वो पेड़ अचानक से चमकने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा घबरा चुका है। तो लिजियन भी उस पेड़ को देखते हुए कहता है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, तो ये पेड़ अचानक से चमकने क्यों लगा था? तो ज़ॉबेन उसकी बात सुनते हुए कहता है पता नहीं। और वहीं पर ज़ाओलू उस पेड़ के पास जाते हुए कहती है सच में ये बहुत ही ज्यादा क्यूरियस लग रहा है। जिसके बाद वो भी अपने हाथ से उस पेड़ को टच कर देती है और जैसे ही उस पेड़ को टच करती है तो वो अचानक से रेड कलर के अंदर शाइन करने लगता है। ज़ाओलू उस पेड़ को देखते हुए कहती है ये तो इस बार रेड कलर के अंदर शाइन हो रहा है। लेकिन लिजियन उसको जल्दी से दूर करते हुए कहता है ज़ाओलू क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो? क्या तुम्हें कोई भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है? लेकिन ज़ाओलू हंसते हुए कहती है इस बार अलग कलर, मुझे लगता है यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ज़ॉबेन उस पेड़ को देखते हुए अपने मन में कह रहा था ये काफी अजीब है, जैसे ही कोई इसे इंसान टच करता है तो ये पेड़ अलग कलर के अंदर चमकने लगता है और फिर जैसे ही लिजियन उसे टच करता है तो वो पेड़ येलो कलर के अंदर चमकने लगता है। तो ये देख कर ज़ॉबेन उसे कहता है ये देखना काफी ज्यादा अजीब है कि ये पेड़ किस तरीके से चमक रहा है, पर शायद हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हमें इस पेड़ को इस तरीके से टच नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़ॉबेन की कोई बात नहीं सुनता और काफी लोग उस पेड़ को टच करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो पेड़ हर बार डिस्को लाइट में चमकने लगता है। डिचू डिचू ये देखकर उन्हें काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था और सभी स्टूडेंट ये देखना चाहते थे कि आखिर उन लोगों के छूने पर कौन सा कलर आता है। लेकिन दोस्तों इन लोगों को ये नहीं पता है कि ये पेड़ जितने लोग छूते जाएंगे तो वो लोग उतने ज्यादा मौत के करीब होते जाएंगे। लेकिन ज़ॉबेन इस चीज पर इंटरेस्ट नहीं लेता और वो अपने मोबाइल में देख रहा था कि डाउनलोडिंग अभी तक हुई क्यों नहीं। जहाँ पर देखते हैं कि डाउनलोडिंग अभी भी चल रही थी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सभी लोग अपने घर वापस आ चुके थे, जहाँ पर ज़ॉबेन के मोबाइल में डाउनलोडिंग उस पेड़ की अभी भी चली रही थी। ज़ॉबेन नहाने के बाद आकर देखता है इसकी डाउनलोडिंग अभी भी नहीं हुई है। ज़ॉबेन को फॉरबिडन सिटी से आए हुए काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है और न जाने ये लोडिंग कब कंप्लीट होगी। तो फिर ज़ॉबेन उस डाउनलोडिंग पर टैप करके देखता है, शायद से उसे ऐसा लग रहा था कि उसे टच करने से ही वो डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाए, लेकिन उसको टच करने के बाद भी उस पर कुछ भी रिएक्शन नहीं आता। इसलिए वो बिस्तर पर लेटे हुए कहता है ये मेरे लिए काफी ज्यादा रेयर है कि आज मुझे काफी ज्यादा जल्दी सोना होगा। ज़ॉबेन बड़े आराम से बिस्तर पर लेट जाता है और सोते हुए कहता है होली लैंड क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट जल्दी ही आने वाला है। और वहीं पर हमें दूसरी तरफ आलेन का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने बेटे से कह रही थी अब मुझे ज़ॉबेन की चिंता हो रही है क्योंकि वो अभी इस समय काफी ज्यादा अकेला है। मुझे लगता है कि मुझे आशैन को यानी कि बटलर को उसको कंपनी देने के लिए भेजना चाहिए। लेकिन टियान जाओ उसे टोकते हुए कहता है कि आपको उसे रिकंसिडर करने का कोई भी प्लान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आजिन इसके लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन आलेन टियान जाओ को बोलती है लिस्ट पहले ही भेजी जा चुकी है। मैं ये जानती हूँ कि तुम तुम्हारी सिस्टर को आगे भेजना चाहते हो, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि आखिर आजिन की सिचुएशन कैसी है। आजिन अपने जन्म से ही काफी ज्यादा अलग है। उसकी कोल्ड बॉडी यही रीजन है जिसकी वजह से वो इसमें एंटर नहीं कर सकती और आजिन का कोल्ड बॉडी सिम्टन उसकी बॉडी के लिए इतना ज्यादा सुटेबल नहीं है। इसीलिए मैंने हमेशा उसे उस चीज के लिए मना किया है जिससे उसे इतनी ज्यादा दर्द भरी ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। वो किसी नॉर्मल इंसान की भी तरह ट्रेनिंग कर सकती है और यही वजह है
कि मैं उसकी सन शूटिंग आर्ट को भी कल्टीवेट करने की सपोर्ट में नहीं रहती। जिसके बाद आलिन आगे बोलती है, अगर मान लो आज इन उस क्वालिफिकेशन के अंदर उसे यहाँ पर कुछ हो जाता है तो क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और मैं यहाँ अपनी फैमिली मेंबर्स में किसी और इम्पोर्टेंट को नहीं खोना चाहती। ये बात कहकर आलिन वहाँ से चली जाती है, लेकिन आजिन ये सारी बातें गेट के पीछे से सुन रही थी और ये सारी बातें सुनने के बाद आजिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। और वहीं पर हमें ज़ोबेन की तरफ का दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही जोरदार बारिश हो रही थी और वहीं पर ज़ोबेन का वो पेड़ वाला गेम भी डाउनलोड हो चुका था। और वहीं पर उस पेड़ का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डेथ ट्री। ज़ोबेन उस गेम को देखते हुए कहता है, आखिरकार डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ये नाम सचमुच काफी ज्यादा स्कैरी है। फिर अपना खून लगाते हुए उस गेम को चालू कर देता है जहाँ पर ज़ोबेन का अवतार उस डेथ ट्री के सामने खड़ा हुआ था। लेकिन ज़ोबेन उस पेड़ को देखकर अपने मन में ये सोच रहा था, लेकिन इस पूरी डेथ सिटी के अंदर से आखिरकार ये पेड़ी क्यों? आखिरकार ये अकेला पेड़ी मेरे फोन के डंजन के अंदर बनकर क्यों आया है? मुझे ऐसा लगता है कि इस पेड़ के पीछे शायद कुछ सीक्रेट हो सकता है। लेकिन तभी उसके गेट पर आकर कोई नॉक नॉक करता है, जो देखकर वो कंफ्यूज हो गया था कि आखिर इस समय कौन हो सकता है। और फिर जैसे ज़ोबेन अपना गेट खोलता है जहाँ पर वो अपने सामने आजिन को देखकर काफी हैरान हो जाता है और वहीं पर हमें आजिन को दिखाया जाता है जो कि पानी से पूरी लथपथ गीली हो चुकी थी और उसकी हालत काफी खराब थी। और आजिन ज़ोबेन से कहती है, ज़ोबेन मैं चाहती हूँ कि तुम अभी मुझसे लड़ो। ये कहते हुए वो उसे लड़ने के लिए तैयार थी तो ज़ोबेन उसे कहता है बिल्कुल। जिसके बाद वो अपने रूम में उसे ले जाकर अपने कुर्सी पे बैठाकर उसे टॉवल दे देता है और साथ ही वो उससे कहता है, मुझे ऐसा कोई भी एग्रीमेंट तुमसे याद नहीं है जिसपे हम लोगों को फाइट करना था। तुम्हारा बाथरूम ऊपर की तरफ है तो इसलिए जाओ, पहले कपड़े बदल कर आओ फिर मेरे पास आना। लेकिन आजिन का मूड खराब था और वो ज़ोबेन से कहती है, तुम अब लेजेंडरी रैंक पर पहुंच चुके हो, तुम्हारे पास बहुत सारे स्ट्रॉन्गर कंपेनियन बीस्ट हैं, तो आखिर तुम यहाँ पर हेजिटेट क्यों कर रहे हो? तो ज़ोबेन आजिन से बोलता है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर होली लैंड कॉम्पिटिशन की वजह से आई हो, पर मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे इस क्वालिफिकेशन के अंदर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं सिस्टर लैन से इसके बारे में बात कर सकता हूँ, जिससे मैं उन्हें समझाकर ये चीजें तुम्हें वापस दिलवा दूं। तो ये बात सुनने के बाद आजिन किसी बच्ची की तरह रोने लगती है और वो कहती है, बिल्कुल मुझे पता है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर हरा भी दूंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उन्हें प्रूव कर दिया, पर आखिर मैं वो क्यों नहीं हूँ? आखिर उन्होंने मुझे वापस से रिकंसिडर क्यों नहीं किया? और साथ ही आगे रोते हुए कहती है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी को इस चीज के अंदर रिस्क में डाल दी थी जिससे मैं होली लैंड कंपटीशन के अंदर अपने आप को प्रूव कर सकूं, पर उसके बाद भी ये सारी चीजें तुम्हें आसानी से मिल गई और मुझे इसके लिए हार माननी पड़ी। मैंने पूरी सन शूटिंग आर्ट को कल्टीवेट किया, लेकिन तुमने इस चीज को जरा से भी सीरियस नहीं लिया और किसी और आर्ट को कल्टीवेट किया। मैं हमेशा इस आर्ट को कल्टीवेट करती रहती हूँ और मेरी कोल्ड बॉडी सिम्टम की वजह से हमेशा दर्द में रहा करती हूँ। ये जरा सा भी फेयर नहीं है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं। आखिर मेरी सारी की सारी चीजें तुम्हें क्यों दे दी? आखिर तुम इतने ज्यादा खुश क्यों हो? लेकिन तभी ज़ोबेन के फोन पर किसी का कॉल आता है जो फोन देखते हुए कहता है, ये तो लिजियन का फोन है, आखिर इसका फोन क्यों आया है? जहाँ पर वो फोन उठाते हुए लिजियन की सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वहीं पर लिजियन ज़ोबेन को बताता है, हमारे कॉलेज के बहुत सारे लोग जो कि हमारे साथ डेथ सिटी के अंदर गए थे वो अचानक से मारे जा चुके हैं और ज़ाओलू भी उन्हीं में से एक है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ोबेन वहाँ पर आ रहा था। वहीं पर लिजियन उसे देखकर उसके पास भागते हुए कहता है, ज़ोबेन यानी तुम्हारी सिस्टर भी यहाँ पर आई है। लेकिन ज़ोबेन उससे कहता है, तुमने मुझसे कहा था वो लोग जो हमारे साथ डेथ सिटी के अंदर गए थे अचानक से उन लोगों की मौत हो गई, क्या वो लोग कहीं डायमेंशनल फील्ड के अंदर हैं? तो लिजियन उससे बोलता है, नहीं, वो सभी स्कूल के अंदर थे। उन लोगों की अचानक से सांसें रुक गई और उन लोगों का दिल भी धड़कना बंद हो गया बिना किसी वार्निंग के। और ये जानने के बाद मैंने उस लिस्ट को देखा था जिसमें उन लोगों के नाम लिखे हुए थे जिन लोगों ने हमारे साथ जाने के बाद उस ट्री को टच किया था, और ये वही 5 लोग थे जिन लोगों की अचानक से मौत हो गई। तो ये बात सुनकर ज़ोबेन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, यानी केवल वही लोग मरे हैं जो लोगों ने उस ट्री को टच किया था। और साथ ही आगे बोल रहा होता है, क्या उस पेड़ के अंदर सच में किसी तरीके का मैजिक है? तो तुम भी बहुत ही ज्यादा खतरे में हो। तो लिजियन बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है, मैंने अकेडमी को पेड़ के बारे में पहले बता दिया है। तो इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पर चेक करने के लिए गई थी, लेकिन उस डेथ सिटी के अंदर वहाँ पर उस पेड़ का कोई भी नामो निशान नहीं था। तो ये बात सुनकर ज़ोबेन हैरान होते हुए कहता है, आखिर तुम्हारा इस सबसे क्या मतलब है कि वो पेड़ अचानक से वहाँ से गायब हो गया? जिसके बाद लिजियन उसे आगे बताता है, ये मैट्रिक बहुत ही ज्यादा अजीब बहुत ही ज्यादा वेयर्ड है। जिसके बाद मिलिट्री डिपार्टमेंट ने उस एरिया को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है और अब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर है। इसी की वजह से एकेडमी का भी इंटरफेयर करना वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो ये बात सुनकर ज़ोबेन थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है, अगर हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते
तो हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि आखिर जावलू की सिचुएशन किस तरीके की है। ये तो हमारे लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी आजिन उन लोगों से कहती है मैं तुम्हें अंदर ले जा सकती हूँ। तो ये बात सुनकर लिजियन काफी हैरान होते हुए कहता है हाँ मैं तो ये भूल ही गया था कि हम लोग यहाँ पर आप फैमिली की मदद ले सकते हैं। लेकिन आजिन जाबन के पास आते हुए कहती है लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो जाबन उससे पूछता है तो बताओ आखिर तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है। लेकिन आजिन उसके बारे में मुंह बनाते हुए कहती है अभी मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, तो जैसे ही मैं इसके बारे में सोच लूंगी मैं तुम्हें बता दूंगी। ये बात सुनकर जाबन थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि इस गधी के दिमाग में आखिर क्या चलता है ये किसी को नहीं पता चल पाता है। जिसके बाद वहाँ से जाबन जाते हुए लिजियन से कहता है तुमने भी उस पेड़ को टच किया था, इसलिए अगर तुम्हें अपने अंदर जरा सा भी अजीब चीज महसूस हो तो प्लीज जल्दी से जल्दी मुझे कांटेक्ट करना। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और आलेन आशेन यानी कि बटलर को कॉल करते हुए कहती है ये मैं हूँ। वहीं पर जाबन दिखता है जहाँ पर पीछे बैठा हुआ अपने मोबाइल में गेम चालू करने लगता है और सीधा डेस्टिनी ट्री के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर उस पेड़ को देखता है जो कि पूरी तरीके से लाल हो गया था और उसके ऊपर 5 तरीके के कमल के फूल आ गए थे। ये देख कर जाबन काफी हैरान होते हुए कहता है जैसा कि मुझे लगा था ये पहले से काफी ज्यादा डिफरेंट हो चुका है और जो इस पेड़ के ब्रांचेस के ऊपर फूल आ चुके हैं वो 5 फ्लावर हैं। और ये देख कर जाबन के दिमाग में एक बात याद आती है यहाँ पर 5 फूल है और ये उन्हीं लोगों की गिनती है जो अचानक से वहाँ पर मर गए थे। इसलिए जाबन अपने मन में सोच रहा था जैसा कि मुझे लगा ही था ये सब इसी पेड़ की वजह से हुआ है। लेकिन साथ ही वहाँ पर कुछ अजीब सा होता है जो देख कर जाबन कहता है जरा रुको यहाँ पर कुछ न कुछ तो अजीब है। जो जन जो कि मेरे मोबाइल के अंदर आते हैं वो सभी रियलिटी की कॉपी होती है लेकिन वो सभी गेम रियलिटी पर कुछ भी इफेक्ट नहीं डालते। पर आखिर डेड ट्री रियलिटी में शो होने के बाद आखिर उसी का रियलिटी में मेरे मोबाइल के अंदर शो क्यों हो रहा है। ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और आगे कहता है नहीं रुक जाओ, पर असल में डेड ट्री तो रियलिटी में यहाँ से गायब हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है शायद वो कोई डंजन नहीं है बल्कि वो किसी कंपेनियन बीस्ट एग की तरह है जो कि रियलिटी की शीश फोन के अंदर चली गई है। तो जाबन इसी के बारे में सोच रहा था लेकिन तभी आज उसके सर पर टपली मारते हुए उसे होश में लाती है और उससे कहती है अपने मोबाइल में गेम खेलना बंद करो और मैंने वो अथॉरिटी ले ली है जिससे हम लोग उसके अंदर जा सकते हैं। जिसके बाद हमें फैसिलिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी डेड बॉडीज को रखा गया था और वहीं पर 2 लोग एक दूसरे से चिल्ला कर बहस कर रहे थे। जहाँ पे आप लोग तो जनरल क्वीन को जानते होंगे और दूसरे का नाम डॉक्टर यानजान है, तो ज्यादातर मैं उसे मार्क्स डॉक्टर बुलाऊंगा। जहाँ पर जनरल क्वीन चिल्लाते हुए कहता है तुम दिन में सपना देखना बंद करो, इनकी करंट सिचुएशन अभी तक किसी को भी समझ में नहीं आई है और तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि इन बच्चों की चीड़ा फाड़ी कर देखना चाहते हो कि आखिर इन्हें क्या हुआ है। तो मार्क्स वाला डॉक्टर कहता है क्यों नहीं, और वैसे भी यहाँ पर किसी को ये नहीं पता कि आखिर इन सब की सिचुएशन किस तरीके की है। तो मैं बस इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। और वैसे भी यहाँ पर साइकोपैथिकली देखा जाए इनकी अचानक से जो मौत हुई है तो कोई भी सेंस नहीं बनता और इनके सारे फंक्शन अचानक से स्टॉप हो चुके हैं। तो ये बात सुनकर जनरल क्वीन चिल्लाते हुए कहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने इस सिचुएशन को अभी फिगर आउट कर लिया है। जब तक हम लोग इसके बारे में पता न लगा लें तब तक हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते कि आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो। और वैसे भी इन सभी लोगों में से एक वांग फैमिली की लड़की है, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वांग फैमिली अपनी लड़की को इस तरीके से कुछ भी हो जाने देगी। तो ये बात सुनकर डॉक्टर वाला मार्क्स उससे कहता है अगर ऐसा है तो अकेले तुम उसको रख लो और बाकी चारों मुझे दे दो, मैं उन सभी लोगों से काम चला लूंगा। सच में ये डॉक्टर तो काफी ज्यादा पागल लग रहा है बे। तो ये बात सुनकर जनरल क्वीन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं क्या आखिर तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो यहाँ पर तो एक डेथ की बैटल चालू हो जाएगी। तो क्या तुम ऐसा चाहते हो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए। तो ये बात सुनकर मार्क्स वाला डॉक्टर उससे कहता है यहाँ पर जिंदगी और मौत में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गैप है और मैं बस इसी चीज का एक राज जानना चाहता हूँ कि आखिर इस फैसिनेटिंग पावर का सोर्स क्या है। आमतौर पर हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं होती है लेकिन मैं यहाँ पर एक चांस लेना चाहता हूँ जिससे मैं इन लोगों को फिर से जिंदा कर सकूँ। ये एक बार्गेनिंग की तरह है। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका गला पकड़ते हुए कहते हैं क्या तुम मुझे यहाँ पर डराना चाहते हो। तो मार्क्स वाला डॉक्टर उससे कहता है मैं बस तुमसे यहाँ पर सच कह रहा हूँ। लेकिन तभी उस रूम का गेट खुलता है तो जनरल यांग उस तरफ चिल्लाते हुए कहते हैं यहाँ से दफा हो जाओ, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर किसी का भी आना मना है। लेकिन आजिन उससे कहती है अंकल क्वीन मैं यहाँ पर किसी ऐसे को लेकर आई हूँ जो कि शायद आपकी यहाँ पर मदद कर सकता है। तो ये देखकर वो लोग उनकी पूरी बातें सुनते हैं और वहीं पर सारी सिचुएशन बताता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। तो जनरल क्वीन उनकी सारी स्टोरी सुनने के बाद उससे
उससे कहता है मुझे इसके बारे में पता है, लिंक फैमिली ने एक ट्री के बारे में रिपोर्ट करी थी, लेकिन जब हम लोग फॉरबिडन सिटी के अंदर गए थे तो हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तो ये बात सुनकर जॉबन उससे कहता है क्योंकि पेड़ वहाँ से गायब हो गया था, लेकिन हम सभी उस डेथ सिटी के अंदर गए थे और हमने उस पेड़ को देखा था और मैं पूरी तरीके से क्लियर हूँ कि वो कोई इल्यूजन नहीं था और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग असल में मरे ही नहीं है। ये बात सुनकर मार्क्स वाला डॉक्टर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उससे बोलता है अच्छा। तो जॉबन उन्हें सारी सिचुएशन समझाते हुए कहता है कि इन लोगों ने जिस पेड़ को छुआ था वो डेथ सिटी के अंदर था और डेथ सिटी असल में एक ऐसी जगह है जो कि फेक डेथ और हेवन को ट्रिक करने के लिए बनाई गई थी और शायद इसी की वजह से वो ट्री वहाँ से गायब हो चुका है। तो जावलू और बाकी सभी लोग उसी ऑरा की वजह से मुझे लगता है कि फेक डेथ के अंदर चले गए हैं और यही वजह है कि उस ट्री का ऑरा वहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुका है। लेकिन जॉबन की पूरी बातें सुनने के बाद डॉक्टर यान यानी कि मार्क्स वाले डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं लेकिन ये सब तो तुम्हारा एक गेस है, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी ट्रूली नहीं पता। तो जॉबन उनकी बातें सुनने के बाद उससे कहता है पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये सारी चीजें पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो जॉबन की बात सुनकर उस डॉक्टर को गुस्सा आने लगा था और वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक रात देता हूँ, तुम जो चाहो वो एक रात के अंदर कर सकते हो। तो ये बात सुनकर जनरल को इससे कहते हैं मैंने तुमसे ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं किया है जिससे मैं तुम्हें एक रात दूंगा जिससे तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। तो मार्क्स वाला डॉक्टर उससे कहता है अब तुम्हें मुझे एक चांस देना होगा क्योंकि मेरा प्लान यहाँ पर कामयाब हो सकता है, क्योंकि उन सारे स्टूडेंट की लाइफ और कोई अननोन एनर्जी कोई चुरा रही है और एक दिन वो पूरी तरह से उस एनर्जी को चुरा लेगी। तो क्या तुम तब तक उस चीज का वेट करना चाहोगे कि वो और पूरी तरह से डिसअपियर हो जाए किसी रेत की तरह, या फिर मैं इसे रोक सकता हूँ और उन सभी बच्चों को बचा सकता हूँ, या तुम फिर एक ऐसी कंडीशन लेकर आना चाहते हो जिससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा और बाद में तुम्हें इस चीज का रिग्रेट हो कि तुमने मेरे प्लान को क्यों नहीं आजमाया। तो ये बात सुनकर जनरल को इनको उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन उसकी बात सुनकर जॉबन उससे कहता है यानी आप ये कहना चाहते हैं कि उनकी लाइफ फोर्स को कोई चुरा रहा है। तो आज इन जॉबन को डॉक्टर यान के बारे में बताते हुए कहती है ये एपिक रैंक डिपार्टमेंट के एक मेंबर हैं जिनकी भी यहाँ पर एसेंस आर्ट है या लाइफ प्रोविडेंस आर्ट है, वो सभी सोर्स लाइफ से रिलेटेड हैं। इनकी फील्ड में इसी तरीके की बहुत सारी चीजें होती है जो कि इनके लाइफ में जुड़ी हुई हो। तो आजिन की बात सुनकर जॉबन अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तो आजिन उसको देखते हुए कहती है तो बताओ तुम आगे क्या करना चाहते हो। तो फिर आजिन से कहता है अभी तो मैं सिर्फ केवल बाथरूम जाना चाहता हूँ। तो आजिन भी उसकी बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर जॉबन बाथरूम के अंदर आकर गेट लगा के अपने मन में कहता है मुझे जल्द से जल्द जनरल क्वीन और उस डॉक्टर को कुछ करने से पहले ही कुछ करना होगा, वरना यहाँ पर उनके लाइफ के ऊपर खतरा बढ़ जाएगा। और अगर मानो उस मार्क्स वाले डॉक्टर ने इन सब के ऊपर कुछ कर दिया, यानी कि इन सब की चीड़ाफाड़ी कर कुछ जानने की कोशिश करी, तो मुझे लगता है कि ये लोग सच में यहाँ पर मारे जाएंगे। जिसके बाद जॉबन अपने सामने उस डेथ ट्री को देखता है जहाँ पर बहुत सारे फूल थे और वो फूल बहुत ही ज्यादा खिल चुके थे। तो ये देखकर जॉबन कहता है वो फूल अब पहले से बहुत ही ज्यादा खिल चुके हैं। तो इस फूल को देखते हुए जॉबन एक रिस्क लेने की कोशिश करता है, तो जहाँ से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है अगर मैं इन सारी चीजों को डॉक्टर यान की बातों से मिला हूँ, यानी इन 5 फूलों का यहाँ पर खिलना उन लोगों की लाइफ एसेंस फोर्स को खींचने के बराबर है, इसलिए मुझे यहाँ पर एक रिस्क लेना होगा और मुझे इन फूल को खिलने से पहले ही इस फूल को यहाँ पर तबाह करना होगा। ये कहते हुए जॉबन अपने अटैक को पिंक फ्लावर के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो फूल वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन डेथ ट्री उसके सामने जो आ रही अटैक को सीधे डिस्ट्रॉय कर देता है या मानो डिसअपियर कर देता है और उसके अंदर से निकलने वाली सेल्स जॉबन को फिर से होश में ले आती है, जहाँ पर हम देखते हैं जावलू की आंखें खुल जाती है। तो ये देखकर आजिन बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और जल्दी से आवाज देते हुए डॉक्टर जनरल क्वीन को बुलाती है और वो कहती है जल्दी से जावलू को देखो, जहाँ पर वो दोनों जावलू को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उसकी आंखें पहले से खुल चुकी थी। जहाँ पर मार्क्स वाला डॉक्टर ये देखते हुए कहता है मुझे लगा ही था, और साथ ही वो डॉक्टर उसके आंख को चेक करते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये अभी भी उसी स्टेट में है जो वह पहले मरे हुए में थी, यानी अभी भी वही डेथ स्टेट के अंदर है। लेकिन ये देखकर जनरल क्वीन खुश होते हुए कहते हैं इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो चुका है। जिस तरीके से वो यंग मैन इस फेक डेथ के बारे में बता रहा था, ये देखकर ऐसा लगता है कि उसने जो भी कहा है उसमें कोई ना कोई तो सच्चाई है। लेकिन डॉक्टर यान यानी कि मार्क्स वाला डॉक्टर ये सुनने के बाद कहता है कुछ भी हो इनकी पोजीशन जरा सा भी बदली नहीं है, इसलिए तुम जनरल मेरी बात मानो और इतना ज्यादा खुश मत हो। और वहीं पर जॉबन इन सारी बातें चुपचाप सुन रहा था और फिर उस फूल को देखता है जहाँ पर उस फूल पर जरा सा भी स्क्रैच नहीं आया था। तो ये देख कर जॉबन थका हुआ अपने आप से कहता है मेरा स्टार्ट शॉट क्यों और मेरी पूरी की पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद भी मैंने इस फ्लोर को यहाँ पर नहीं तोड़ पाया।
पाया। इसलिए जावेन जल्दी से अपनी सारी कंपेनियन बीस को समन करते हुए कहता है तो चलो सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन तभी हम सामने पेड़ के ऊपर डीटिंग को देखते हैं जो कि उस पेड़ के ऊपर आ गया था। तो ये देखकर डीटिंग के ऊपर जावेन गुस्सा करते हुए कहता है आखिर तुम अपने आप से ये सब काम क्यों करने लगते हो। लेकिन तभी डीटिंग उस फूल के पास जाकर उस फूल को बड़े आसानी से तोड़ लेता है। तो ये देखकर तो जावेन का तो धुन तना हो जाता है क्योंकि बेचारा इतनी देर से मेहनत कर रहा था और उस फूल को नहीं तोड़ पाया। वहीं पर हमारे डीटिंग भाई आए और एक ही हाथ से उस फूल को उखाड़ दिए। लेकिन उस फूल को देखते हुए कहता है क्या डीटिंग ने उस फूल को तोड़ लिया। तो इसलिए जल्दी से जावेन बाथरूम से बाहर आकर चिल्लाते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तो जावेन का ये रिएक्शन देखकर सभी लोग कंफ्यूजन से उसी की तरफ देख रहे थे और वहीं पर जावलू भी अपनी आंखें खोलते हुए कहती है आखिर मैं कहाँ पे हूँ। फिर थोड़ी देर बाद सारी चीजें शांत होने के बाद जावेन जनरल क्वीन से बात करता है जहाँ पर जनरल क्वीन उससे कहते हैं मैंने वांग फैमिली की लड़की को सबको चेक करने के लिए भेज दिया है और इसकी सिचुएशन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि अब कोई प्रॉब्लम आने वाली है और अगर जावलू फिर से होश में आ गई है तो बाकी सभी स्टूडेंट धीरे धीरे कर होश में आ जाएंगे। और साथ ही डॉक्टर वान यानी कि मार्क्स वाले डॉक्टर को ताना देते हुए कहते हैं सच में ये देखकर ऐसा लगता है कि जावेन ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था और तुम्हारा प्लान पूरी तरह से कचड़ा है। तो जावेन उनकी बातें सुनने के बाद कहता है ऐसा नहीं है बस ये मेरा एक लक ही था। और साथ ही जाते हुए कहता है ऑफिसर तो क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूँ। तो वो जर्नल उसका धन्यवाद करते हुए कहते हैं ठीक है। और साथ ही अपने में सोच रहा था अब मैं जल्दी से घर जाकर डीटिंग से बोलूंगा उस पेड़ पर जितने भी फ्लावर हैं उन्हें भी जल्दी से तोड़ दे। जो कहकर जावेन वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो मार्क्स वाला डॉक्टर यानी कि डॉक्टर यान उसकी नजर जावेन पर पड़ गई थी और उसे बहुत ही पैनिक नजरों से उसे देख रहा था।